जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले तो ये बताइए कि पेपर्स कितने दोस्तों ने दिए थे? आपने दिए थे पेपर्स? कैसे हुए पेपर्स? पेपर्स आसान थे, मुश्किल थे, ये बताइए। कॉर्पोरेट लॉ का बहुत मुश्किल था, और अकाउंटिंग का? ऑडिट और लॉ। ऑडिट आसान था, लॉ मुश्किल था। कितने लोगों ने अकाउंटिंग का पेपर भी दिया था? और जिन लोगों ने दिया था, क्या फीडबैक है? कोई परेशानी की बात नहीं है, चैट बॉक्स में सिर्फ मुझे ही नज़र आता है, औरों को नहीं नज़र आता। अच्छा जी, सो यू आर डन विथ योर पेपर। माई बेस्ट प्रेयर्स फॉर योर रिजल्ट्स। पेपर मुश्किल था जी। मुश्किल पेपर वैसे पास करना ज़्यादा आसान हो जाता है एट टाइम्स, इफ़ यू सस्टेन एंड इफ़ यू परफॉर्म। तो हम कहते हैं ही कॉन्कर्स हु एंड्योर्स। तो आइए, आज की हमारी जो पहली क्लास है BFD की, इसमें द आइडिया इज़ टू गिव यू एन ओरिएंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट, द ओरिएंटेशन ऑफ एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस, कि हम इसमें क्या कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, and how we will proceed with this session. What kind of hybrid session it will be? क्या recorded lectures मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? How will we proceed? आपसे हमारी expectations क्या होंगी, आपने preparation कैसे करनी है, वीकली हमारे वेबिनार्स कैसे होंगे, मॉक टेस्ट कैसे होंगे। सो आज की इस ओरिएंटेशन का ऑब्जेक्टिव ये है। लेक्चर सारे रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, जिनको हम इनरिच करते रहते हैं हर अटैम्प्ट में, अभी भी करते रहेंगे, जिसमें पूरे सिलेबस की ना सिर्फ कवरेज भी है, पास पेपर्स भी हैं, सारी चीज़ें उसमें हैं। एंड द आइडिया ऑफ दीज वेबिनार्स including today is to enable you, is to support you and to tell you how best you should use it and all these tools. And I will be with you till inshallah the end of, not only the end of the syllabus but also throughout your preparation till the end. जैसे हमने लास्ट सेशन में भी किया था, हम लास्ट संडे तक हम अवेलेबल थे to answer all your queries during this entire process. अब आवाज़ बेहतर है? बेटा थोड़ा सा इसका वॉल्यूम इंक्रीज करें। अब देखें, बेहतर हो गई जी? ठीक है, चलें। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मुझे आप लोग सब जानते हैं, आई एम खलीलुल्लाह शेख। My introduction is that I've been teaching this subject for last many years. It's been almost like 18-19 years since I qualified in 2004. उस वक्त से strategic financial management का इस subject हम पढ़ा रहे हैं, and it's been like 18-19 years since we have been conducting this course. और शायद ये 50th या 52nd बैच होगा, क्योंकि किसी ज़माने में 2-2 3-3 बैचेस भी बना करते थे, और साल के 2-2 बैच आप ऐड करें, सो दिस विल प्रॉब्ली बी 52nd और 53rd बैच दैट वी विल बी टेकिंग टुगेदर, राइट। तो इस सेशन के दौरान ऑफ कोर्स आई विल नॉट ओनली बी कवरिंग द सिलेबस बट आई विल आल्सो बी शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने आपसे गैदर किए हैं। और मेरा ऑब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ना सिर्फ ये कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, बल्कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ये पास भी करें, और उसके साथ जो लाइफ के लेसन्स हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लर्न किए हैं, उसकी भी कुछ ग्लिम्सेस आपसे शेयर की जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द ओरिएंटेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट में है क्या, और इस सब्जेक्ट के सिलेबस का ब्रेकडाउन क्या है, और जनरली लोगों को इस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारी बातें हम आज डिस्कस करते हैं, एंड देन हमने इसको कैसे लेके चलना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो BFT का सब्जेक्ट है, किसी ज़माने में तो ये सिर्फ CA फाइनल में होता था, बाद में हमने इसकी चेंजेस करवाई, और इसका कुछ हिस्सा, इसकी कुछ झलक आप कैफ लेवल पे देख चुके हैं कॉस्टिंग के साथ।
जब आपने NPV एनालिसिस, IRR एनालिसिस, ठीक है, कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके कैफ में डाले गए हैं. दे आर लाइक 10-20%. So the 80% syllabus still rests at the final level. Unlike many other qualifications जहाँ ये एक full fledged, जैसे एक छोटा ऑडिट का पेपर आप पढ़ते हैं कैफ लेवल पे, and then you study the advanced auditing final लेवल पे, जैसे टैक्स का एक छोटा वर्जन आप पढ़ते हैं कैफ लेवल पे, एंड देन यू स्टडी द एडवांस टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग एट द फाइनल लेवल. बहुत सारी क्वालिफिकेशन में दुनिया में ऐसा है कि वहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एक फुल फ्लैज पेपर है बेसिक्स, और फिर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, चाहे वो ACCA है, सीमा है, इवन इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, कैनेडियन है, उनके पास बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कैफ लेवल पे, एंड एडवांस्ड है फाइनल लेवल पे. हमारे यहाँ इसका फुल फ्लैश पेपर तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इम्प्रूवमेंट हुई है कि इसके बेसिक्स ज़रूर डाले गए हैं कैफ लेवल पे कुछ हद तक 50 मार्क्स, एंड देन आपका एडवांस लेवल आप BFD में या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसे आप कह लें या बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस यहाँ पढ़ते हैं. अच्छा, इस ये सब्जेक्ट इज ऑल्सो अ प्री रेक्विजिट नाउ फॉर MSA 2. और MSA 2 में जब आप MSA 2 के लिए अटेम्प्ट करते हैं तो 2 प्री रेक्विजिट सब्जेक्ट्स हैं जिनको पास करना ज़रूरी है फॉर यू टू अनलॉक MSA 2 एंड अटेम्प्ट MSA 2. वन इज़ BFD, द अदर इज़ बिजनेस मैनेजमेंट साइड. और MSA 2 ये जो कॉम्पिटेंस लेवल है जो हम अक्वायर करेंगे BFD या BM की, दिस इज़ कॉल्ड लेवल 3 कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी लेवल की कोई चेंज नहीं है. MSA 2 में देयर इज़ नो एडिशनल कॉम्पिटेंसी लेवल और एडिशनल सिलेबस दैट यू हैव टू कवर. MSA 2 सिर्फ फ़र्क यह है कि इसी का केस स्टडी है जिसमें प्राइमरीली बिजनेस मैनेजमेंट एंड BFD और साथ में टैक्स एंड लॉ की कुछ फ्लेवर्स हैं जिससे मिल के और आपका वो केस स्टडी स्नैरियो बन जाता है. और वहाँ पे केस स्टडीज फॉर्म में इसे स्नैरियो फॉर्म में एग्जामिन किया जाता है टू असेस, जैसे ही उसका नाम है, योर मल्टी सब्जेक्ट स्किल्स, इसीलिए उसका नाम MSA है, राइट, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट. तो स्नैरियो एनालिसिस का वो पेपर है. तो ये BFD का पेपर पास करने का एक फ़ायदा ना सिर्फ ये है कि एक सब्जेक्ट आप पास करते हैं, बल्कि आपकी, मैं समझता हूँ कि 50 to 60% MSA 2 की तैयारी भी हो जाती है जो MSA 2 का सिलेबस है. बल्कि MSA 2 में शायद इतनी एडवांस लेवल पे BFD टेस्ट नहीं होगा, लेकिन BFD के फंडामेंटल्स डिफरेंट सिनेरियोज में टेस्ट होंगे, तो 50 to 60% MSA 2 का वो BFD में कवर होता है. अच्छा, अब ये जो BFD है जनरली जो है ना, ये सब्जेक्ट लोगों को मुश्किल लगता है, और ये मुश्किल लगने की एक वजह तो मैंने आपको ये बता दी कि इसका थोड़ा सा हिस्सा आपने नीचे पढ़ा हुआ है और ज़्यादा हिस्सा यहाँ है. इसकी दूसरी एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है, ये लोगों को सब्जेक्ट मुश्किल इसलिए लगता है कि दिस सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ अरिथमेटिक एंड एनालिटिकल स्किल्स, विच इज़ समथिंग दैट इज़ अ मिसिंग. मतलब हमारा जो कॉम्पिटेंसी लेवल है जनरली, या एग्जामिनेशन लेवल है, या प्रिपरेशन का तरीका कार है, उसमें जनरली इस स्किल सेट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता. तो पीपल जनरली स्ट्रगल ऑन दिस साइड. हमारी एनालिटिकल साइड वीक होती है, हमारी बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स वीक हैं, जिसकी वजह से हमें इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी परेशानी होती है अगर हम अप्रोप्रिएटली इसे प्रिपेयर ना करें, है ना. जैसे मैं जब इसकी डिस्कशन करता हूँ तो मैं 2 छोटी एग्जांपल्स जनरली देता हूँ जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी मिलेंगी, और अ पीरियड समझाने के लिए 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ. एक आध एग्जांपल से आज यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा कि हमारी अरिथमेटिक स्किल्स वीक हैं, है ना. इसकी रियलाइजेशन अगर हमें इस स्टेज पे हो जाए तो समझें कि हमारा हाफ ऑफ द सॉल्यूशन इज जो ना लाइज इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम करेक्टली. तो अगर प्रॉब्लम को हमने सही समझ लिया तो उसका सॉल्यूशन फिर हम ढूंढेंगे ना. तो इस पर्सपेक्टिव से ये मैं शुरू से ही इस फर्स्ट क्लास में ओरिएंटेशन में ये चीज़ हाईलाइट करता हूँ कि जनरली पीपल स्ट्रगल विद देयर बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स, और दूसरा दे आल्सो स्ट्रगल विद देयर एनालिटिकल स्किल्स, है ना. ये दोनों, चूँकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं जनरली, हमारी मेजॉरिटी हमारे बच्चे इंटर बैकग्राउंड से आते हैं. आज भी जो ICAP का स्टैट्स कहता है वो 80%
जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो इनरोल हो रहे होते हैं, वो इंडक्शन होती है, वो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से होती है, जहाँ एनालिटिकल स्किल्स इतनी शार्पन नहीं होती, नहीं की जाती। वो फिज़िक्स के MCQ जो है, न्यूमेरिकल्स भी जो है हम रट्टा लगा के जाते हैं कि है ना, ये इतने टाइप के कर लो या ये वाले पास पेपर्स कर लो, तो वो भी जैसे ऐसे भी याद करके जाते हैं हम, तो न्यूमेरिकल्स भी याद करके जाते हैं। तो एनालिटिकल स्किल्स इतनी शार्प नहीं होती, जिसकी वजह से या हम फोकस नहीं होता, इसलिए स्ट्रगल करते हैं। तो ये बात अगर हमें समझ में आ जाएगी अभी, तो हमारे प्रिपरेशन का अंदाज, पैटर्न सारा उस तरीके से डिज़ाइन होगा कि हम इसको ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह, है ना। और अगर नहीं होगा तो फिर जैसे कि लोग जब मॉक करके आते हैं या पेपर्स करके आते हैं, तो फिर सॉल्यूशंस में इस तरह की गलतियां भी मिलती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ ये ABC है ना, ये तो बचपन में इक्वेशन समझाई जाती है ना, और ये MM थ्योरी की एक इक्वेशन है जिसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है। तो वो यूं कर रहे होते हैं, हाँ ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाते हैं, यू नो। अब ये चीज़ अगर आप आज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और इस तरह की हरकतें करेंगे, फाइनल लेवल में इस तरह की हरकत तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल ही नहीं होती, ठीक है ना। और आप बहुत इजी मार्क्स, बड़े आसान मार्क्स अपने इस तरह की सिली मिस्टेक्स में, बेसिक अर्थमेटिक मिस्टेक्स में लूज़ कर जाते हैं। या आपको यही नहीं आइडेंटिफाई, जो कि बहुत ही फंडामेंटल है, ग्रेड 8 ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स भी नहीं है ये, शायद उससे भी नीचे की है, कि मुझे परपेचुइटी का फॉर्मूला कहाँ लगाना है, मुझे एन्युटी का फॉर्मूला कहाँ लगाना है। अगर मुझे ये नहीं आता तो आई विल लूज अ लॉट ऑफ माई इजी मार्क्स अननेसेसरीली, यू नो। तो ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया है, इसीलिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल करवाता हूँ जनरली ताकि आपको इसकी रियलाइजेशन हो। बेटा ये ज़रा स्क्रीन पर डाल दें, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें। और अगर स्क्रीन पे ब्लो हो सकता है तो करें। मैं एक तो छोटी सी आपसे एग्जांपल्स करवाऊंगा जिससे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वेयर डू वी स्टैंड। और फिर हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस के ब्रेकडाउन की भी बात करेंगे, इसके कोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की भी। लेकिन मैं पहले सिर्फ आपको ओरिएंटेशन ये दे रहा हूँ कि दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स पीपल स्ट्रगल इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स गुड arithmetic skills, good analytical skills. The subject does not have a subject, this user as a subject is basically a decision making subject, right? जैसे कि इसका नाम है बिजनेस फाइनेंस डिसीशन, राइट। इसमें हम बहुत सारी अर्थमेटिक की और स्टैट्स के बेसिक्स को यूज़ करते हुए डिसीशन मेकिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। बेटा ये बंद हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी वी गॉट डिस्कनेक्टेड। अब आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, तो हमने एक छोटा सा आपको ये हैंड आउट दिया है। मैं बात कर रहा था कि दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स गुड अर्थमेटिक एंड एनालिटिकल स्किल्स एंड दैट्स एन एरिया वी नीड टू वर्क ऑन। इस चीज़ को थोड़ा सा और एम्फेसाइज करने के लिए एक छोटी सी एक दो एग्जांपल्स आपसे करवाते हैं जिससे आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये सब्जेक्ट जैसे मैं कह रहा था इज़ प्योरली अ डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट, राइट, एंड इट यूजेस, इसमें हम बेसिक अर्थमेटिक स्टैट्स के फार्मूलाज और उन स्किल सेट को यूज़ करते हुए एनालिसिस करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जितनी हमारी अर्थमेटिक एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होंगी उतना ही इस सब्जेक्ट को हम इंजॉय करते हैं, और नहीं होती इसीलिए हम स्ट्रगल करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल है आपके पास, एक हैंड आउट इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है, आई होप एवरीबडी हैज़ रिसीव्ड इट, जिसमें एक एग्जाम्पल है एफ प्राइवेट लिमिटेड। पहला क्वेश्चन है, राइट। मिल गया सबको ये? अगर मिल गया है तो ओके करें, लिखें यस।
Have you got this handout on WhatsApp groups? Yes. So F Private Limited is a family-owned business of Mr. Husband. As part of its growth strategy, the company has decided to invite a multinational company, M Limited, in the same sector to become shareholder in F. This will give the company access to global best practices. M has put a condition that it would like to have at least 25% of F's total issued share capital at any point in time. Mr. Husband owns 60% of the company's shares, his wife owns 20%, and the rest are owned by his two sons in equal proportion. Existing shareholding में Mr. Husband owns 60%, wife owns 20%, and the two sons equally, yani S1 10%, S2 10%. That's how it makes 100%. Wife and one son have refused to sell any of their shareholdings to M Limited. Mr. Husband and his other son are willing to sell 20% of their respective shareholdings to M. To meet the requirement, the company will still need to issue 440,000 new shares to M. M की requirement क्या है? It wants to have at least 25% of issued capital at any point in time. Determine F's existing number of shares. Can you find out existing number of shares for me? सब calculate करें और मुझे बताएं कि इसके existing number of shares कितने हैं. You've got 2 minutes to do this. This is a grade 8 problem. ये एक वर्ड प्रॉब्लम है ग्रेड 8 लेवल का. जब आप लोग करते जाएं तो सॉल्यूशन लिखते जाएं. जी दोस्तों, डिटरमिन द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स. क्या एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं? जब भी आप पीएफडी का कोई लेक्चर सुनेंगे या वेबिनार में बैठेंगे, कैलकुलेटर अपने साथ रखेंगे. बग़ैर कैलकुलेटर के बीएफडी ऐसा ही है जैसे बग़ैर किसी इक्विपमेंट असले के आप बॉर्डर पे चले जाएं वॉर के लिए. $40,000 एक आंसर आ गया. 40,000. आर यू श्योर? 40,000. $4,40,000 तो न्यू शेयर इशू होंगे. आर यू श्योर? 40,000. दोबारा करें. जी भाई, क्या आ गई फिगर्स? सब बताएं. सब अपना आंसर लिखेंगे चैट बॉक्स में. एक आंसर आ चुका हमारे पास. सही गलत की बात नहीं कर रहे अभी हम. जी एतजाज़ साहब, अली नकवी साहब, 3 मिलियन. एक और आंसर आ गया. 3 मिलियन रुपीज़. 3 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स. चले एक 2.75 मिलियन. एक और आ गया. 2750000. और बताएं. जी भाई, इतने सारे लोग हैं, क्या आंसर आ रहे हैं? फराज साहब, कमर साहब, आबिद साहब, ब्रोई साहब, मरियम, बताइए. 4 मिलियन. सही या गलत की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी. हम तो कह रहे हैं क्या आंसर आ गया, ये बताइए. जी अहमद साहब, कमर साहब, आकिफ साहब,
जी मिस फ़ायज़ा, उमैर साहब, रेडमी नोट 11, जितने सारे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग, सब बताएं क्या आंसर आया है भाई। हाउ मैनी नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स। चैट बॉक्स में लिखें अपना आंसर, वर्किंग करें, हिलेंगे तो ज़िंदगी में कुछ होगा। जी 6 मिलियन है अब तक की हाईएस्ट बेट। और बताएं, सब अपना आंसर नोट करवाएं। You have 1 more minute to complete it. जिन लोगों ने आंसर बताया है एटलीस्ट उन्होंने कंप्लीट तो किया, ये क्रेडिट तो उनको जाता है। 3.3। अच्छा, अच्छा जी, तो अब हम यहाँ रुकते हैं और हम ये देखते हैं। देखें, एक आंसर के अलावा ये बाकी सारे आंसर्स गलत हैं नेचुरली, और बहुत सारे लोगों ने इसे अभी भी कंप्लीट नहीं किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्रेड 8 की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका लिया हुआ वर्ड प्रॉब्लम है ये। द आइडिया इज़ नॉट टू डिप्रेस एनीबडी, द आइडिया इज़ कि अगर हम इवैल्यूएशन अपनी ठीक कर देंगे, आज असेसमेंट ठीक हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ये एक प्रॉब्लम एरिया है, तो फिर हम इसे एड्रेस करेंगे। ठीक है ना जी। तो अब आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ। एफ प्राइवेट लिमिटेड एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। कंपनी चाहती है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी हमारी शेयर होल्डिंग का हिस्सा बने, जिससे हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगी, राइट। और उसने एक कंडीशन ये कर दी है कि एम लिमिटेड वॉन्ट टू हैव 25% ऑफ इशूड कैपिटल एट एनी पॉइंट इन टाइम। वो उसे चाहिए। इसे पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है? इसे पूरा करने के लिए मिस्टर हस्बैंड और एक सन जो है ये मिलके अपनी 20% शेयर होल्डिंग उसे दे रहे हैं, यानी 20% ऑफ, इफ एक्स, लेट्स अज्यूम करें एक्स is existing number of shares, this is how we generally do, मिसिंग फिगर को x कह दें, existing number of shares। तो फिर आप उसमें 440,000 न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो रिवाइज्ड शेयर्स नंबर क्या हो जाएंगे? रिवाइज्ड शेयर्स पोस्ट एम कैपिटल एज पार्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग वो हो जाएंगे x प्लस 440,000। इस वक्त मिस्टर हस्बैंड के पास 60% ऑफ एक्स है, इसके पास 20% ऑफ एक्स है, इसके पास 10%। तो 20% 60% एक्स प्लस 20% एक्स, इसका 20% आप दे रहे हैं, प्लस आप 440,000 न्यू शेयर उन्हें दे रहे हैं। ऐसा ही है जी, सॉरी 10% ऑफ एक्स, क्योंकि एक सन और ये, यस 10% ऑफ एक्स और 60%, इसका 20% आप दे रहे हैं, और न्यू शेयर्स भी उन्हें दे रहे हैं 440 टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ 25% ऑफ इशूड कैपिटल एट एनी पॉइंट इन टाइम। दिस वुड बिकम 20%, यानी 0.2 कर देता हूँ मैं इसे, 0.2, एंड दिस विल बिकम 0.6 प्लस 0.1x प्लस 440,000।
ये मिलके बनेगा क्या, ये मिलके बनेगा 25% ऑफ द इशूड कैपिटल एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो अब जो रिवाइज कैपिटल होगा वो x प्लस 440,000 है, इसका 25% उनके पास होना चाहिए, राइट। तो दिस वुड बिकम 0.2 इंटू 0.7x, क्या बन जाएगा 0.14x, करें जी, 0.14x प्लस 440,000 इज इक्वल्स टू 0.25x प्लस इसका 25% करें तो 110,000, 110,000। रीअरेंज कर लेते हैं हम, 440,000 माइनस 110,000 is 0.25x minus 0.14x. This becomes 330,000. This becomes 0.11x. देखें यही बनता है जी। नूरुल्लाह आवाज़ आ रही है आपको अब? जी आ रही है सबको आवाज़? नूरुल्लाह आवाज़ आ रही है आपको? जी, अगर आपको नहीं आ रही, बाकी सबको तो कह रहे हैं आ रही है, आपको नहीं आ रही तो आप रीस्टार्ट कर दें अपना, रिकनेक्ट हो जाएं नूरुल्लाह, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो। बाकी दोस्तों सबको आवाज़ आ रही है? जिन जिन दोस्तों को आवाज़ आ रही है ओके लिखें, यस लिख दें जी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या बन गया x, इसे सॉल्व करें तो x क्या बन जाएगा, 3 मिलियन की फिगर आ जाएगी जी। तो द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स आर 3 मिलियन शेयर्स। तो एक दोस्त ने ठीक आंसर बताया सिर्फ, और काफ़ी सारे लोगों ने ये गलती कर दी होगी कि इसे 25% ऑफ x कर दिया, ये 440 को नहीं ऐड किया, या किसी ने कुछ और गड़बड़ कर दी। तो अब देखें, ये बहुत ही सिंपल एक इक्वेशन बनानी थी एंड दैट्स इट। उसके बाद तो आई थिंक एवरीबडी कैन सॉल्व। तो अब ये एक बेसिक सा एक गिवन सिनेरियो से एक नंबर एक्सट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बनानी थी, एंड यू नो मोस्ट ऑफ अस वर अनएबल टू डू इट। इट्स जस्ट एन आई ओपनर टू टेल कि वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ बेसिक एनालिटिकल एंड अर्थमेटिक स्किल्स। अब इसको यहाँ तक आप भले और कॉपी कर लें, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, डाल दें। तो फिर इसी में एग्जाम्पल 2 है, ज़रा उसे रीड करते हैं to give you a further flavor of where we are in terms of our analytical skills. And then we'll start discussing the breakdown of syllabus. पहुंच गए हम यहाँ तक सब? Should we move on? तो आइए एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। The auditors, अब ये आप देख लीजिएगा, it's not very difficult. The idea was just to, जैसे मैंने कहा, highlight and open your window कि एक प्रॉब्लम है जिसे हमें एड्रेस करना है, हमें अपनी एनालिटिकल एंड अर्थमेटिक स्किल्स को शार्प करना है, इम्प्रूव करना है। एंड इफ़ यू रियली डू इट यू विल स्टार्ट इंजॉइंग दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट से बेहतर फिर कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिसीजन मेकिंग है ना। आप रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें डिस्कस करेंगे, फॉरेक्स एंड ऑल विच इज़ ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन दीज डेज, एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। अच्छा अब आइए एग्जाम्पल 2। द ऑडिटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर कैरिंग आउट NRV टेस्टिंग ऑफ सम इन्वेंट्री आइटम्स हेल्ड बाय द कंपनी। दे हैव आइडेंटिफाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इसी हैंड आउट का दूसरा एग्जाम्पल मैं रीड कर रहा हूँ, ये आपके पास व्हाट्सएप पे मौजूद है। ऑडिटर NRV टेस्टिंग कर रहे हैं इन्वेंट्री की। NRV टेस्टिंग का सिनेरियो इसलिए लिया गया कि ये तो एटलीस्ट ऐसी बेसिक चीज़ है जो हम सब पढ़ के आते हैं और सबको याद होनी चाहिए। इन्वेंट्री आइटम ABCDEF है, क्वांटिटी है, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट गिवन है नॉर्मली, एंड ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेल्स गिवन है। फिर नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है, द पैकिंग ऑफ आइटम A यूनिट्स गॉट डैमेज ड्यू टू रेन एंड इट विल रिक्वायर एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹12 per unit to repack.
All item C units are in the final stages at assembly line. The estimated cost of rupees 25 per unit required for completion. Item C is gradually becoming obsolete. X average holding period is 30 days. It prefers to maintain buffer stock of 15 days. Financing cost of company is 12% per annum on average. Require क्या करना? Identify the inventory items that should be written down to NRV and calculate the loss. आप सिर्फ ये कर दें, मुझे बता दें what items should be written down to NRV. पहले तो ये बताएं what is NRV, ये सोचें, and when are stocks written down to NRV. हाँ जी, what is NRV and when are stocks written down to NRV, ये सोचें और फिर मुझे बताएं कौन कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो कि राइट डाउन हो जाने चाहिए टू NRV. जी ठीक है. हाँ जी दोस्तों, कितने लोगों ने कर दी NRV टेस्टिंग? बी, सी और डी NRV पे जाएंगे. देखिए इस एग्जाम्पल से मुझे एक चीज़, एंड दिस इज द एग्जाम्पल आई हैव बीन गिविंग सिंस day 1 टू illustrate because it's an easy example. I like this example because it clears the concept of conventional thinking barrier जिसको हमें ब्रेक करना है, जहाँ से एनालिसिस शुरू होता है. देखिए हमने बचपन में IS2 में पढ़ा इन्वेंट्रीज के स्टॉक्स आर रिटन डाउन टू NRV व्हेन NRV इज लेस देन कॉस्ट, है ना. Stocks are written down to NRV. Stocks written down to NRV when NRV cost से कम होती है. ऐसा ही है. जब NRV कॉस्ट से कम होगी तो ऑटोमेटिकली आप स्टॉक्स को कॉस्ट की बजाय NRV पे वैल्यू कर लेंगे, राइट डाउन कर देंगे, कम करके उसकी कॉस्ट से. 100 रुपये की कॉस्ट है, NRV अगर 80 आ गई तो आप NRV पे उसे बुक करेंगे. अच्छा अब आइए, NRV किसे कहते हैं? NRV इज एस्टिमेटेड, एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड अनलेस एक्चुअली इट हैपन्स, राइट. तो हम कहेंगे एस्टिमेटेड. फॉर फिनिश गुड्स की बात मैं कर लेता हूँ. फॉर फिनिश गुड्स NRV इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल. ऐसा ही है. और कॉस्ट को मैं यूं लिख सकता हूं, कॉस्ट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट, राइट. तो अब आइए, एस्टिमेटेड मैं लिखूं या ना लिखूं, इज ऑल एस्टिमेटेड अनलेस इट एक्चुअली हैपेंस. एस्टिमेटेड का वर्ड तो मैं इसलिए कर रहा हूं. अब सेलिंग प्राइस तो यहां से कट गया, है ना. तो क्या बचा? माइनस कॉस्ट टू सेल या सेलिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं इसे सादी ज़बान में, माइनस GP. इनइक्वालिटी इसकी एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर आप साइन चेंज कर दें तो इनका मुंह गिरगिट की तरह चेंज हो जाता है. तो इफेक्टिवली स्टॉक्स आर रिटन डाउन टू NRV व्हेन कॉस्ट टू सेल यानी सेलिंग एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन GP. अब कुछ लोग इसमें इसलिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे NRV की बात है तो सेलिंग प्राइस गिवन ही नहीं है हमें, तो हाउ डू वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग NRV, और कॉस्ट भी हमें नहीं है गिवन, तो हमें इनडायरेक्टली इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है. तो यूं कहिए स्टॉक्स आर रिटन डाउन टू NRV व्हेन योर कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल इज ग्रेटर देन योर एस्टिमेटेड GP, राइट. सेलिंग एक्सपेंसेस कह लें जैसे यहाँ पे, राइट.
अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ए है आपके लिए, ए के एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 8 प्लस इसमें रीपैकिंग होगी 12 बन जाएंगे, 20 हो जाएगा ये। दिस इज़ ग्रेटर देन योर, क्योंकि इसकी पैकेजिंग ख़राब हो गई और अब आपकी 12 रुपए की मज़ीद कॉस्ट पड़ जाएगी टू रीपैक। दिस इज़ 20 इज़ नेचुरली ग्रेटर देन योर जीपी ऑफ, तो हम कहेंगे ये एनआरवी पे आप इसे बुक करेंगे। हमसे ये नहीं पूछा गया कि एनआरवी क्या है इसकी, लेकिन हमें ये पता है कि ये एनआरवी पे, इसकी एनआरवी टेस्टिंग जब करेंगे तो ये एनआरवी पे आएगा। एस्टिमेटेड जो भी सेलिंग प्राइस है माइनस ये कॉस्ट करेंगे, ये कॉस्ट से कम आ जाएगी, राइट। द अदर, लेट्स से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी ई की, बड़ा कैटेगोरिकल है, 11 इज ग्रेटर देन 5, एफ तो ऑफ कोर्स है ही है, यू नो, and so on. So the idea of this example was to tell you that this is what I say is generally your knowledge barrier. यहाँ तक है knowledge, यहाँ तक सब कुछ है knowledge, ये वाला हिस्सा, ये आप कह लें ये वो बैरियर है। जब आप इसे बैरियर को क्रॉस करते हैं तो you start what I say is application of knowledge. ये है ही application of knowledge का सब्जेक्ट। It requires a lot of application, you know. तो अगर आपकी बेसिक नॉलेज ठीक भी है, पहली बात तो हमारी बेसिक नॉलेज में भी मसाइल होते हैं, लेकिन चलें अगर आप वो कुछ हद तक किसी जगह पे हमारी बेसिक अच्छी भी बनी हुई है, तो इस सब्जेक्ट में एक्सेल करने के लिए हमें एटलीस्ट इस बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा। एंड दैट्स वेयर योर एनालिटिकल स्किल्स आल्सो कम इनटू प्ले, ठीक है। So the idea of these two examples, you know, मैं जनरली जब ये क्लास में क्वेश्चन कराया करता था तो बहुत सारे लोग ये बात करते थे जब शुरू में कि सर इसमें एनआरवी कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, है ना, कॉस्ट भी गिवन नहीं है ना, सो हाउ डू वी डिटर्मिन, सो वी डिटर्मिन लाइक दिस, यू नो, हमने ये फंडामेंटल्स से चले और हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि इनडायरेक्टली इफेक्टिवली हर वो प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट टू सेल उसके एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा है, आप एनआरवी टेस्टिंग जब भी उसकी करेंगे दैट स्टॉक विल बी रिटन डाउन टू एनआरवी। तो अब यहाँ पे बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लें, भेजें। तो विद दीज टू एग्जांपल्स आई हैव ट्राइड टू एम्फेसाइज ऑन द बेसिक्स कि आपकी अर्थमेटिक और एनालिटिकल स्किल्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट, और इसके लिए थ्रू आउट द फिर जो सिलेबस है लेक्चर्स में आपको एक डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन कराई गई है और कराई जाएगी, यू नो। इस सब्जेक्ट में हम इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे, भले आपके सीनियर्स आपको कहें कि 200 क्वेश्चंस कर लो और फलानी किताब कर लो, 100 साल तक 500 साल तक भी अगर बीएफडी के एग्जामिनर पेपर्स बनाना चाहे तो इतना मटेरियल इस वक्त अवेलेबल है कि उसे कोई चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम इस माइंडसेट से नहीं चलेंगे कि ये वाली बुक कर लो और ये वाली कर लो तो कुछ देखे हुए क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये माइंडसेट ठीक नहीं है। हम ऐसे कवर करेंगे कि टॉपिक बाय टॉपिक, क्योंकि अच्छी चीज़ ये है कि बीएफडी का सब्जेक्ट या इसका सिलेबस जो है वो हर 6 महीने साल में चेंज नहीं होता। इट इज़ अनलाइक टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग जिसमें एडिशंस और चीज़ें आती हैं ना, कि नए स्टैंडर्ड्स ऐड हो गए या टैक्स का लॉ चेंज हो गया। यहाँ आपका सब्जेक्ट सिलेबस वही है, ठीक है ना। अगर आपने उसे ढंग से समझ लिया, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसकी एप्लीकेशन समझ ली, फिर वो क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में फ्रेज कर दे, है ना। योर एबिलिटी टू पिक इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट पढ़ के उसकी इंफॉर्मेशन पिक करके उसे प्रोसेस करना इज़ व्हाट वी विल लर्न, है ना। मर्जर्स एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में भी आया है, ठीक है। थोड़ी सी उसने पैराफ्रेजिंग चेंज कर दी है, वर्डिंग्स चेंज कर दी हैं, लेकिन अगर जिसने ढंग से वो पढ़ा हुआ है और हमने उसके मल्टीपल तरीक़ों से क्वेश्चंस कराए हुए हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का अभी भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। वेटेड एवरेज कॉस्ट का वही क्वेश्चन आया हुआ है, फॉरेक्स का वही क्वेश्चन आया हुआ है, यू नो। तो अगर तो आपने सिर्फ क्या है कि वो सिनेरियो को चेंज कर देगा, वर्डिंग्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी, कहीं कोई एक एडजस्टमेंट पे एम्फेसाइज हो जाएगी, कभी किसी एक और पॉइंट पे हो जाएगा। योर एबिलिटी, आपने ये स्किल डेवलप करनी है
कि मैं क्वेश्चन पढ़ के, कोई नया क्वेश्चन, हर बार नया क्वेश्चन पढ़ के मैं देखे हुए क्वेश्चन के इंतज़ार में नहीं रहूँगा। मैं नया क्वेश्चन पढ़ के, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के, क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट करके मसाज कर लूँ। दिस इज़ द स्किल सेट दैट वी विल एक्चुअली डेवलप। और इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कराई गई है। इसमें जितना कसूर हमारे स्टूडेंट्स का है, मैं समझता हूँ उतना ही असातिज़ा का भी है कि स्पून फीडिंग के गलत डायरेक्शन में अगर आपको सारे क्वेश्चन हम करवा दें तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना। जिसने 50 बार एक सब्जेक्ट पढ़ाया हो या 40 बार पढ़ाया हुआ हो तो आपको एक करा दें सारे सब्जेक्ट्स, तो ये इससे आपकी स्किल डेवलप नहीं होगी। अगर आप देखेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी, तो तरीका इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का ये है और पढ़ने का भी यही है कि आपको एक क्वेश्चन दिखाया गया, आपसे कहा गया कि आप इसे करें खुद। तो अब आपने करना ये है, उस रिकॉर्डेड लेक्चर में जब प्रैक्टिस कराई जा रही है और कहा जाए कि ये एग्जाम्पल है, इसे आप खुद अटैम्प्ट करें, तो आपने उसे वहीं पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर वीडियो रीस्टार्ट करनी है। अगर आपने ऐसे ही जल्दी से उसको स्टार्ट करके देख लिया सारा कि हाँ अच्छा यूँ हुआ यूँ हुआ यूँ हुआ, तो ऐसे नहीं होगा आपसे। योर एबिलिटी टू डू इट योर सेल्फ ओनली कम्स विद प्रैक्टिस, विद द वे यू आर बीइंग आस्क्ड एंड रिक्वेस्टेड टू स्टडी। उसी से ये स्किल डेवलप होगी। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, उलझन भी होगी, लेकिन आपकी प्रिपरेशन है यही कि अल्टीमेटली वो उलझन दूर भी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे। डू नॉट ट्राई टू स्टडी इन अ वे कि मैंने 200 क्वेश्चन करने हैं, मैं जल्दी से देख लूँ सर ने कैसे किया, अच्छा मैं भी ऐसे कर लूँगा। दिस विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। आप भले 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें, 100 की करें, लेकिन ढंग से करें, उस स्टाइल से करें जिस तरीके से समझाया गया है, तो आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय भी करेंगे, आपको पेपर भी मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो अब ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट एरिया जो सब्जेक्ट के लिए स्किल सेट चाहिए उसे हाईलाइट कर दिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसका सिलेबस ब्रेकडाउन की हम डिस्कशन करते हैं और फिर मज़ीद इसकी डिस्कशन करते हैं कि हम इसको लेके कैसे चलेंगे, आपने पढ़ना कैसे है वीकली बेसिस पे। सिलेबस ब्रेकडाउन का मैं जिक्र करता हूँ। इज़ दिस ओके विद एवरीवन? पहले तो मुझे बताएं यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? जिन जिन को ये बातें मेरी कहीं भी समझ में आ गई तो ओके करें, कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस करें। जी दोस्तों, आगे बढ़ूं मैं? ठीक है फातिमा। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सिलेबस का जो ब्रॉड ब्रेकअप है उसकी डिस्कशन मैं करता हूँ। एक बड़ा एरिया हमारे यहाँ है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। दूसरा बड़ा एरिया है एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस कह लें। फिर आ गया है हमारा एरिया, हम पढ़ने पढ़ाने के लिए अपने सिलेबस को कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं, मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ। फिर आ गया हमारा शेयर वैल्यूएशन एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड M&As। फिर आ गया आपका फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग। फिर मैं कैटेगरी कर देता हूँ अदर्स की। इसमें आ गया आपका डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस, forecasting and ratio analysis,
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छा देखें, ये वो एरिया है जो आपने कैफ लेवल में कुछ हद तक देखा है। इसके अंदर सारा आपका एनपीवी, आईआरआर, सेंसिटिविटी एनालिसिस, कैपिटल राशनिंग, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, और फिर इसी का एक और एरिया इम्पॉर्टेंट जिसको हम पढ़ते सेपरेटली हैं बाद में, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो लीज और बोरो है। ये हम पढ़ते बाद में हैं, एडवांस पढ़ने के बाद लीज और बोरो, बल्कि यूँ करके लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी के साथ है लीज और बोरो। ठीक है जी। इसके कुछ बेसिक्स आपने पढ़े हुए हैं, एनपीवी आईआरआर पढ़ा हुआ है, शायद थोड़ा सा सेंसिटिविटी पढ़ा हुआ हो, एक्सेट्रा कर देता हूँ, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हम बाद में और देखते हैं, बट इसके अंदर ये बेसिक्स का वर्ड है। एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपकी ये सारी फंडामेंटल वैक कैलकुलेशन, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, रिस्क रिटर्न थ्योरीज, मॉडल्स कह लें, पोर्टफोलियो, CAPM एक्सेट्रा, APV एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें कवर्ड होती हैं। इसके अंदर शेयर वैल्यूएशन एंड M&A मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इसकी सारी डिस्कशन है। फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग के अंदर आपका फॉरेक्स भी है, फॉरेक्स के बेसिक्स हैं, फिर एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, शेयर प्राइस रिस्क, इन सब की हेजिंग है। फिर इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी छोटे छोटे एरियाज आते हैं। मैं मोटी मोटी बातें लिख रहा हूँ। और इसके साथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ इसमें भी कुछ एक्सेट्रा है, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह हम थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, और भी कुछ एरियाज आते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा जो किसी ज़माने में आपके सिलेबस में था, वो अब यहाँ से निकाल दिया गया है। पहले नहीं था ओरिजिनल सिलेबस में, फिर ऐड किया गया था जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर निकाल दिया गया, और फिर बाद में दोबारा इस सब्जेक्ट के सिलेबस को रैशनलाइज कर दिया गया है। तो अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो कोर एरियाज़ हैं, वेरिएंस एनालिसिस जैसे हो गया, बजटिंग और इस तरह की चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग है, वो अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बेसिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। लीनियर प्रोग्रामिंग अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कैपिटल राशनिंग मल्टी पीरियड में काम आती है, इस तरह की छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, वो हम पढ़ेंगे। तो देखें, अगर हम सिलेबस को ब्रॉड हिस्सों में देखें तो सिलेबस में एक बड़ा एरिया बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। आप समझें कि 20 to 25% ऑफ एवरेज आपका जो है ना, 20 to 30% एग्जामिनेबल एरिया भी है, टाइम पर्सपेक्टिव से भी है। ये भी आप समझें, ये भी 25% आपका एरिया है। ये समझें आप 15 to 20%, ये भी आप समझें 15 to 20%, और ये जो बाकी हैं ये आप समझें 10 to 15%। ये सारे एरियाज मिला के, तो यूँ समझें कि आपके सिलेबस की एक ग्रिड बन जाती है। ठीक है। जनरली इस एरिया पे भी आप देखेंगे, अब
15 to 20 भी नहीं चले, अब 20% तकरीबन कर दें आप इसे। इस पे जनरली एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस पे ज़रूर आता है 1 से 2, इस पे एक क्वेश्चन जनरली अब आएगा, इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा, तो 5 से 6 क्वेश्चंस का आपका पेपर जनरली होता है। ठीक है जी, हम ज़्यादा टाइम हमारा लगेगा इस एरिया पे, फ्रॉम एन प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव। इस एरिया पे टाइम पर्सपेक्टिव से ये 2 बड़े मेजर एरियाज़ हैं टाइम पर्सपेक्टिव से, प्रिपरेशन टाइम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद इस पर रिलेटिवली थोड़ा टाइम कम लगता है क्योंकि इसमें जो बेसिक्स हम पढ़ के आए हैं इनको यहाँ अप्लाई करते हैं। फिर टाइम पर्सपेक्टिव से इस एरिया में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये आपने चीज़ें नहीं पढ़ी हुई। फॉरेक्स आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, रिस्क हेजिंग एंड ऑल, तो फ्रॉम एन एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव अ लॉट ऑफ टाइम विल बी स्पेंड ऑन दीज 3 एरियाज़। इस पर भी टाइम लगेगा, रिलेटिवली कम लगेगा। ये छोटे छोटे एरियाज़ हैं बिल्कुल ही, इस पे तो बिल्कुल ही कम लगेगा। हाँ, लीज और बोरो है, इस पे भी रिलेटिवली, इसके भी हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को काफ़ी, तो इस पे भी आपको हम स्पेसिफिकली सेपरेटली इस एरिया को कवर करते हैं, क्योंकि ये आता बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर ही है। इस पे 10-12 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको सेपरेटली अलग से भी कवर करते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद एडवांस अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल फिर ये हम पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा सेपरेटली हम कवर करते हैं। अल्दो देखा जाए तो ये बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हिस्सा है। तो दिस इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ योर सिलेबस, राइट। अगर आप देखें और मुझसे ये पूछें कि सर ये सिलेबस पढ़ने के बाद हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहते हैं इवैल्यूएशन को, है ना, वेदर वी शुड इन्वेस्ट और वी शुड नॉट इन्वेस्ट। फराज, अब आवाज़ आ रही है? बेहतर है? जी फराज, आवाज़ आ रही है अब आपको? तो हम ये बात करते हैं कि ये हमारे सिलेबस का बेसिक एरिया यानी ब्रेकडाउन है। टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने हेड्स कवर किए। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को, वेदर वी शुड go ahead with an investment, is it financially viable, economically feasible to invest or not। एक प्लांट लगाना है, लगाएं या ना लगाएं, प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, करें या ना करें, मशीनरी परचेज करनी है, is it financially viable to purchase or not। तो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक फीजिबिलिटी असेस करते हैं। इस एरिया में हम बेसिक्स पढ़ते हैं, यहाँ फिर वो एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस कह लें, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ हम फाइनेंसिंग डिसीजंस की भी बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ हम उसी का एडवांस्ड वर्जन पढ़ते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे, ऑफ कोर्स एग्ज़ाम पास करना है, तो आप प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेस करने के काबिल हो जाएंगे, एवेल्यूएट करने के काबिल हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस करने के काबिल हो जाएंगे, पहली। दूसरा, आप ये भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही होता है जब आप किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं या उसके साथ मर्ज हो रहे हैं, इट्स ए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये भी वो एक डिसीजन है जिसे आप करने के काबिल हो जाते हैं। अपनी कंपनी की वैल्यूएशन करने के या किसी टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हैं आप, और साथ ही आप मर्जर एंड एक्विजिशन के फैसले को इवैल्यूएट करने के काबिल होंगे आप। फिर आखिरी क्या, रिस्क हेजिंग करने के काबिल हो जाएंगे। रिस्क को पहचानना, खतरे को, हेज कहते हैं प्रोटेक्ट करना, अपने आप को उस ख़तरे से बचाना, इंसुलेट करना, अपने आप को सेव करना। ख़तरे को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ख़तरे से बचाव की तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, क्योंकि बिजनेस इज़ नॉट अबाउट एलिमिनेटिंग रिस्क, बिजनेस इज़ अबाउट टेकिंग रिस्क एंड मैनेजिंग दोज रिस्क। दिस इज़ एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क है उस ख़तरे को कैसे मैनेज करें, है ना, कैसे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ख़तरा ख़त्म तो नहीं होगा और ख़तरे से हमें, लेकिन हम कैसे नेविगेट करें, किस हद तक हम उससे अपने आप को इंसुलेट कर सकते हैं, कितना करना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे हम, यू नो। तो हम इसमें ना सिर्फ हम फॉरेन एक्सचेंज के फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट्स कैसे डिटरमिन होते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि एक्सचेंज रेट फिर रिस्क क्या है, उस रिस्क से कैसे बचें। फिर साथ ही हम यहीं चूँकि रिस्क हेजिंग की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क, एनीथिंग विच फ्लक्चुएट्स, anything which is volatile,
एनीथिंग विच हैज गॉट मूवमेंट इन इट जनरेट्स अ रिस्क ऑफ एडवर्स मूवमेंट। यू नो, इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, राइट? तो दे जनरेट व्हाट वी कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। आपने अकाउंटिंग में भी ये बात पढ़ी होगी। अच्छा तो ये हो कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, इस बात का मैं स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के अगर आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ें तो आपको सही मज़ा आएगा। आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की हैजिंग और ये सारी बातें समझ ही तब आएंगी। हैजिंग हमने पढ़ी नहीं होती और हम हैज अकाउंटिंग पहले पढ़ रहे होते हैं, है ना। हमने वैल्यूएशंस के फंडामेंटल्स पढ़े ही नहीं होते और हम बहुत सारी बातें जो है ना स्टैंडर्ड्स में ऐसी पढ़ रहे होते हैं जिनकी हमें डेरिवेटिव ऑप्शंस की वैल्यूएशंस, ऑप्शंस हैं क्या, फ्यूचर्स हैं क्या, ये पता नहीं है, लेकिन ऑप्शंस की अकाउंटिंग डेरिवेटिव्स की पढ़ रहे हैं, यू नो। तो दिस इज, जब आप पास कर लें इंशाल्लाह, ये पढ़ लें, फिर एग्ज़ाम के लिए तो आपने पढ़ लिया, लेकिन फिर अपनी लर्निंग पर्सपेक्टिव से दोबारा अकाउंटिंग पढ़िएगा उस स्टैंडर्ड को, स्पेशली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लीजेस हैं और ये, तो फिर आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा वो स्टैंडर्ड क्या रहा है ना। अभी आपको समझ में कम आ रहा होगा, आपको ट्रीटमेंट बता दी गई होगी और आपने कहा ऐसे करना है, हक है, सच है, हम भी ऐसे ही करेंगे, यू नो। एनीवेज, हेज एफिशिएंसी रेशो आप यहाँ निकालना सीखते हैं फ्यूचर्स का, जो आपको पढ़ाया जाता है कि वहाँ पे लिखा हुआ होता है। फेयर वैल्यू रिस्क आपको बताया जाता है, एक रिस्क है, कैश फ्लो एक रिस्क है, वो रिस्क है क्या नहीं पता, रिस्क की बेसिस पे होगा क्या अकाउंटिंग, वो हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। मैं बात कर रहा था, एनीथिंग विच हैज वॉलेटिलिटी जनरेट्स अ रिस्क ऑफ एडवर्स मूवमेंट, यू नो। जैसे अब्बू के मूड स्विंग्स अगर हों तो इट जनरेट्स अ मूड रिस्क, यू नो, प्रैक्टिकली कि अभी मूड ठीक नहीं है, एडवर्स मूड का रिस्क। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट्स अगर फ्लक्चुएट होते हैं तो रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाए, मेरी बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे कि अभी हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ी, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल इस्तेमाल किया जाता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, जहां आपने लोन, कई आपके ऐसे दोस्त होंगे, जान पहचान वाले होंगे, पर्सनल उस पर भी गई गाड़ी की किस्त थी, जो किस्त पड़ते थे 50,000 की, अब वो किस्त बन गई 80,000 की, इसलिए कि भाई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। इसी तरीके से कॉर्पोरेट ने एक लोन लिया, वो लोन लिया था K+2 पे, उस वक्त K था 8%, 10% की थी, अब K बन गया 16% और 18% की कॉस्ट बन गई। तो ये क्या बन गया, एक रिस्क है ना कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाए, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस अफेक्ट होगी। ऐसे ही एक्सचेंज रेट्स हैं, अब आप एक इंपोर्ट करते थे 200 के डॉलर के हिसाब से आपकी कॉस्ट 200 थी, अब वो हो गया 250, तो 50 रुपये बैठे बैठाए आपकी कॉस्ट बढ़ गई, है ना। तो इट्स एन एक्सचेंज रेट रिस्क। ऐसे ही शेयर प्राइस रिस्क, anything which is volatile, which fluctuates, generates a risk of adverse movement या adverse volatility, and that's called the risk। उस रिस्क को पहचानना, खतरे को, फिर उस रिस्क से अपने आप को हैज करना, ये सारी बातें यहाँ पढ़ी जाएंगी। फिर उसके बाद जो अदर्स का एरिया है, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लब कर दी। फोरकास्टिंग एंड रेशियो एनालिसिस के बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसमें कुछ बहुत पढ़ना पढ़ाना हमने नहीं है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, फोरकास्टिंग मुझे आपको नहीं सिखानी, लेकिन ये सिखाना है कि क्वेश्चन किस पैराए में आएगा और उसे यहाँ किस तरीके से आप एड्रेस करेंगे। रेशियोज बहुत सारे पढ़े हुए हैं, कुछ आपने नहीं पढ़े हुए, है ना। तो जो आपने नहीं पढ़े हुए वो रेशियो आपको बताए जाएंगे, ठीक है जी। जैसे ड्यूपॉन्ट एनालिसिस है, जैसे कुछ और रेशियोज हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए, वो भी आप पढ़ेंगे और जो है ना उसकी भी डिस्कशन होगी। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पोर्शन जो पहले था वो है, जिसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स, नॉट स्पेसिफिकली इन्वेंट्री की और बफर स्टॉक और EOQ की कैलकुलेशन नहीं, लेकिन ओवरऑल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होती है, एग्रेसिव पॉलिसी क्या होती है, कंजर्वेटिव पॉलिसी क्या होती है, मॉडरेट पॉलिसी क्या होती है, और वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए। देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ इन वर्किंग कैपिटल। इफ़ टू मच कैपिटल इज इन्वॉल्व इन वर्किंग कैपिटल का मतलब कैपिटल होता है ना, आपका स्टॉक्स में कैपिटल लगा हुआ है, पैसा स्टक है, रिसीवेबल्स में पैसा स्टक अप होता है, यू नो। सो टू मच वर्किंग कैपिटल इज इनएफिशिएंट, टू लेस वर्किंग कैपिटल इज रिस्की एज वेल, कैन जनरेट लिक्विडिटी। व्हाट्स द राइट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसके फंडामेंटल्स ब्रॉड पढ़ाए जाते हैं यहाँ। फिर उसके साथ कुछ अलाइड टॉपिक्स हैं, बजटिंग की कुछ बेसिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह, जैसे मैंने कहा। तो ये है बेसिक आपके सिलेबस का ब्रेकडाउन। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर हम यहाँ आएंगे, राइट, एडवांस्ड। उसके बाद हम लीज, बोरो, शेयर वैल्यूएशन, M&A, फिर हम पढ़ेंगे फॉरेक्स, और उसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक्स। दैट्स हाउ वी विल आल्सो कवर, दिस विल बी आवर सीक्वेंस।
आपको 4 पूरी बुकलेट्स हैं जो मिलेंगी इस तरह की, ये ऐसे बुकलेट वॉल्यूम नंबर 3 है, यू नो। वॉल्यूम नंबर 1 इज़ अबाउट बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वॉल्यूम नंबर 2 इज़ अबाउट एडवांस्ड, वॉल्यूम नंबर 3 इज़ अबाउट लीज और बोरो और शेयर वैल्यूएशन। अल्दो इसमें क्या है, इसमें सारे उन हैंडआउट्स की इंडेक्स है और हैंडआउट्स मौजूद हैं फिजिकली। कुछ लेक्चर हैंडआउट्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस और पास पेपर क्वेश्चंस कुछ हमने जो यहाँ कराए हैं एग्ज़ाम में, कुछ नहीं, ज़्यादातर 70% 60% जो क्लास में हुए हैं वो भी इसमें है, ताकि फिजिकल एक कॉपी हो फॉर यू टू रेफर। जनरली व्हेन यू आर स्टडिंग, यू आर प्रिपेयरिंग, यू नीड अ फिजिकल हैंड आउट एज वेल। अल्दो ये सारे सॉफ्ट कॉपी में भी आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे। फिर इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देते हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सारे हैं, क्वेश्चन प्लस उनके सजेस्टेड सोल्यूशंस, यू नो। और उसके बाद रीसेंट पास पेपर्स कुछ जो है वो भी आखिर में है। तो वॉल्यूम 1 इज़ दिस, वॉल्यूम 2 इज़ दिस, वॉल्यूम 3 इज़ दिस एंड दिस, वॉल्यूम 4 इज़ फॉरेक्स एंड ऑल दीज अदर्स। चारों वॉल्यूम तो आपको मिलेंगे और आखिर में एक लास्ट 5वीं एक फार्मूला बुक मिलती है, जिस फार्मूला बुक इज़ अ स्मॉल बुक जिसमें सारे फार्मूलाज हैं, जिसको आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिवीजन के लिए आसानी होती है। तो ये दिस इज़ द कैनवस ऑफ योर सिलेबस, दिस इज़ द टूल किट दैट यू विल गेट। ठीक है, जो लोग इनरोल्ड हैं, रजिस्टर हैं, अपनी एड्रेस बता देंगे आप। कराची में जो हैं यहाँ से पिक कर सकते हैं, आउट ऑफ कराची हैं उनको आपको डिस्पैच करा दी जाएंगी ये चारों किताबें प्लस रिवीजन किट। ठीक है जी। अच्छा, लोगों का जनरली एक बार क्वेश्चन ये आया था कि कुछ दोस्तों को एग्ज़ाम में ये अलाउ नहीं की गई, लोग ये ले जाते हैं। तो ये स्पायरल फॉर्म में हो तो जनरली क्वेश्चन कहीं आता है, मतलब डिपेंड करता है, कोई एग्जामिनेशन सेंटर पे इसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर ये बाइंडेड फॉर्म में होती हैं, अब बाइंडेड फॉर्म में ये देते हैं आपको, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना, जनरली लोग इसे स्पायरल करा देते हैं अपनी आसानी के लिए, इसके लिए। अगर स्पायरल फॉर्म में हो तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर बाइंडेड फॉर्म में हो तो फिर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब हम कैसे चलेंगे, द वे वी विल स्टडी, इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ तक कुछ कॉपी करना है आप कॉपी करें, तो फिर मैं उसकी डिस्कशन करता हूँ। एनीथिंग रिलेटेड, आपका कोई क्वेश्चन हो सिलेबस के हवाले से तो भी मुझसे पूछ लें। फिर मैं अब ये डिस्कस करूँगा कि हमारे लेक्चर्स कैसे चलेंगे, क्या होगा। जी, पिक्चर ले लें और भेज दें। आप देख लें, अभी एडमिन में कोई मौजूद है, उनके पास हैं तो कर लें, वरना नेक्स्ट क्लास से वो आपको दे देंगे इंशाल्लाह। जी, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ तक सबको क्लियर है? इज एनी क्वेश्चन? जो लोग ऑनलाइन हैं हिलें जुलें, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। इज दिस ओके? यहाँ तक सिलेबस के हिसाब से किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछें। और अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो फिर ओके लिखें, यस लिखें, तो फिर हम आगे बढ़ें। जी, कर लेता हूँ मैं, जनरली इन 24 आवर्स। जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या हमें कोई और बुक भी रेफ़र करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए आपको। आपकी अपनी स्टडी टेक्स्ट आप यूज़ करें, वो ठीक है। पास पेपर्स आप यूज़ करेंगे और साथ में आप कोई और रिवीजन किट भी ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश इंस्टीट्यूट की रिवीजन किट आती है, मैं भी उसका जिक्र करता हूँ। देखिए, ये तो हो गए जो क्लास लेक्चर्स के जितने हैंडआउट्स हैं, और जो हम आपको हैंडआउट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस मटेरियल दे रहे हैं। जनरली ये प्रैक्टिस मटेरियल मुख्तलिफ सोर्सेस से लिया गया है। कुछ सीमा के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ICAW के भी हैं, कुछ कैनेडियन उसके भी हैं, और कुछ ACCA के हैं, कुछ आपकी चार्ट फॉक्स लिंच के इंडियन ऑथर्स की बुक के हैं। मुख्तलिफ जगहों से, जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक पे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं फ्रॉम विच यू कैन लर्न एनीथिंग, तो वो कोशिश की गई है आपको इस पूरे लेक्चर्स के दौरान कि आपको उस मटेरियल को एक्सपोज किया जाए और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ से लिए गए। अब आपने
के पास आपने पढ़ना कैसे है। देखें, पहली चीज़ तो ये समझें कि आपके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, आपके पास हैंड आउट बुक्स हो गई, फिर आपके पास आपकी स्टडी टेक्स्ट प्लस पास पेपर्स रिवीजन किट, और फिर अदर प्रैक्टिस मटेरियल, जिसमें आपके पास ACCA की F9 या P4 भी है, जिसमें ICIW की प्रोफेशनल स्टेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, एप्लीकेशन लेवल वाली, जिसमें टैक्समैन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी किताब है, जिसमें और भी प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं। लेट्स से अब आपने करना ये है कि किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए ये तो आपका मस्ट है, ये तो मस्ट हो गया ना, ये तो यहाँ तो बेसिक्स हैं। अब जब आप ये करेंगे, जस्ट लेट सपोज करें एक बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया क्लोज हुआ। जब ये एरिया क्लोज हुआ, जिसमें इस हैंडआउट की किताब में जैसे आप देखेंगे वो सीक्वेंसिंग हुई है कि ये उसमें लिखा भी हुआ है, ये पास पेपर क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये पास पेपर क्वेश्चन है, ये इस अटैम्प्ट का है, ये फलां अटैम्प्ट का है, ये भी है। तो काफ़ी सारे 40% लेट से 50% पास पेपर्स कवर हो गए। पास पेपर्स आपने कम से कम, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 8 से 10 साल यानी 16 to 20 अटैम्प्ट्स की आप करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए बीच में कुछ ऐसे ईयर्स हैं जिसमें सिलेबस डिफरेंट था, उसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन आता था, वो आपके लिए रेलिवेंट है उस पीरियड का, लेकिन बाकी सारे रेलिवेंट हैं आपके लिए। ठीक है, ये आपका बेसिक्स है। अब आपने एक टॉपिक है बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, ये वैक आ गया, लेट सपोज करें एक वैक का टॉपिक कर लिया, या कोई एक और टॉपिक है आपका रिस्क रिटर्न थ्योरीज है, CAPM है, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका, आपने उसके पास पेपर्स किए। अब पास पेपर से जब आप देखेंगे ना ये 20 अटैम्प्ट में, तो आपको ग्रेड ये मिलेगी तकरीबन ऑन एन एवरेज कि 10% के करीब वेरी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 10 से 15%, 15 से 20, 10 से 15% ही कह लें चलें, आपके वेरी हार्ड क्वेश्चंस होंगे। और ये जो बीच का एरिया है ना, जिसे आप कहें 70% to 80% का, ये मीडियम टू हार्ड होंगे। ये भी आपका बेंचमार्क नहीं है, और मैं कहता हूं ये भी आपका बेंचमार्क नहीं है। आपका बेंचमार्क ये है, अगर 80% क्वेश्चंस आपसे 80% ठीक हो रहे हैं, तो 80 into 80 क्या बन जाता है, 64%। ये है आपका फर्स्ट प्रिपरेशन बेंचमार्क। मतलब एक टॉपिक के अगर आपसे 80% क्वेश्चंस, लेट सपोज करें इन 16 अटैम्प्ट्स में या 20 अटैम्प्ट्स में वो टॉपिक 8 या 10 बार एग्जामिन हुआ, 10 बार एग्जामिन हुआ या 12 बार एग्जामिन हुआ, तो 12 क्वेश्चंस में से अगर आपसे 8 से 10 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हो रहे हैं 80% 90%, छोटी मोटी एरर्स को छोड़ के, तो आपका ये टॉपिक सफिशेंटली कवर हो गया है। ये है आपका बेंचमार्क। लोग इसे बेंचमार्क नहीं करते, ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। और भाई पहले ही आपका बेंचमार्क ये है, आपने इस पेपर में अपीयर होना है। ठीक है जी। और अगर आपको न कह रहे मज़ा नहीं है, आप कह रहे नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसे भी होंगे ना टॉपिक्स जहाँ आपने ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड आउट सारी चीज़ें कर ली स्टडी टेक्स्ट के बाद, अब आप पास पेपर्स पे आए और आपने कहा कि अब मैं असेस करूँ कि हाउ वेल इज़ दिस टॉपिक प्रिपेयर्ड, तो आपने कहा कि नहीं मुझसे तो 30-40% बस क्वेश्चंस ठीक हुए, बाकी नहीं हुए ठीक। इसका मतलब है वो टॉपिक एडिक्वेटली आपका प्रिपेयर्ड नहीं है। फिर उस टॉपिक के लिए आप इन प्रैक्टिस किट्स में मज़ीद जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूर करना है, ये ज़रूर करना है हर टॉपिक के लिए, हर टॉपिक के लिए।
सबसे पहले तो नहीं हो रहा ना, तो आप पहले वापस जाएंगे। लेट सपोज करें वैक की कैलकुलेशंस आपसे नहीं हो रही, तो पहले तो आप वापस जाएंगे कि मैं जाके देखूं कि सर ने तो जब रिकॉर्डेड लेक्चर और हैंडआउट्स ऐसे दिए हैं कि वो ढंग से हो जाएं तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। हमने तो इस पर्सपेक्टिव से दिए, लेकिन हर एक का डिफरेंट तरीका होता है। बाद औक़ात एब्जॉर्प्शन का, समझने का, या बाद औक़ात आपने लेक्चर नहीं देखा, आपने पता चला जी वो 1.5 और 2 की स्पीड से लेक्चर देख लिए थे, तो समझ ही नहीं आई आधी बात, ठीक है, या आपने प्रॉपर हैंडआउट्स के क्वेश्चंस ही नहीं किए। तो पहले तो आप जाएं और देखेंगे, असेस करेंगे, और उसके बाद वापस आएंगे, और फिर भी नहीं हो रहा तो फिर यू ऐड उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। दैट्स अ स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग, राइट। आपको सारे टॉपिक्स के लिए सारे प्रैक्टिस मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। ये फंडामेंटल बेसिक्स हैं, ये एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल है जिसे आप यूज़ करेंगे एज एंड व्हेन नीडेड फॉर अ टॉपिक जहां आप स्ट्रगल कर रहे हों। डज दिस मेक सेंस आबिद? जी आबिद साहब, यस, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम ये करेंगे एक वीकली बेसिस पे हम ये वेबिनार करेंगे। एवरी संडे वी विल मीट फ्रॉम 11:30 to 1:30 हमारा टाइम होगा। जब ज़रूरत होगी हम एक क्लास और ऐड भी कर देंगे, लेकिन जनरली हम 11:30 to 1:30 एवरी संडे वी विल मीट हियर, हमारा वेबिनार होगा, ठीक है। उस वेबिनार में हम क्या करेंगे? उस वेबिनार में हम आपसे कहेंगे, हम आपको वीकली जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन करेंगे। जैसे मैं आज आपको बताऊंगा कि अब आप जब जाएंगे तो आपको कौन से लेक्चर्स मिलेंगे, ये मैं आज अभी बताऊंगा। नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में एक ओरिएंटेशन इसकी दूंगा। अगली बार क्योंकि वो आसान है तो ये हम कम टाइम लगाएंगे, अगली बार थोड़ी और डिटेल में। प्लस उसके बाद अब इस वीक लेट से मैंने आपको बताया कि अब आपने ये 4 या 5 आपके लेक्चर्स हैं इस टॉपिक के, ये आपने देख के आने। वो लेक्चर्स आपको एक्सेस मिल जाएगी उनकी, आप उनकी आज शाम या कल से उन्हें व्यू करेंगे। जब वो लेक्चर्स देखेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, आपके कुछ सवालात भी होंगे, तो नेक्स्ट सेक्शन में फिर आपके हम Q&A सेशन करेंगे ऑन प्रीवियस टॉपिक्स पे। कोई आपका क्वेश्चन है वो करेंगे, कोई ऐसा टॉपिक है जिसे मुझे एक्सप्लेन करना है इन डिटेल, मैं वो भी कर दूंगा। आप कहेंगे, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर ये टॉपिक ये एक्सप्लेन कर दें, ये फलां पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ज़रा ये करा दें, तो हम वो वाला एरिया भी, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कराना है तो मैं वो भी कर दूंगा। तो एवरी वीक वी विल मीट। दिस वेबिनार इज़ अ ग्रेट टूल फॉर यू टू कम डिस्कस। आपके कोई क्यूरीज हैं, किसी लेक्चर में कोई चीज़ नहीं समझ में आई, किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आई, तो हम आधा पौना घंटा रखते Q&A का है। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब आप ये ताली बजेगी दोनों हाथों से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जहां ईज़ है ना, वहां एक बड़ा डिसएडवांटेज भी मैंने नोट किया है। पिछली बार मेरा ख्याल है कोई 92 या 93 टू बी प्रिसाइज आखिर में लोग थे, 98, 99, 100 करते करते 92, 93 फर्म एडमिशन्स थी। अब 93 लोगों में से वेबिनार में आते थे कोई 10 से 15 लोग मैक्सिमम, घूम फिर के। अच्छा, मॉक टेस्ट जब हम ले रहे हैं तो वो मॉक टेस्ट जो है उसमें आ रहे हैं कोई, किसी एक में आए कोई 10 या 12 मैक्सिमम, किसी एक में 5 आए हैं। तो जब आप अपने साथ ऐसा करेंगे तो तैयारी कैसे होगी मेरे दोस्तों? उसकी वजह क्या होती है कि हम क्लास की पेस से चल नहीं रहे जनरली। अब मैंने कहा कि एक वीक है, मैं इसकी बात करूँगा, आप कहेंगे यार मैंने तो लेक्चर्स देखे नहीं, अब मैं क्या जाऊँ, या फिर ऐसा करता हूँ, सुस्ती दूसरी वजह होती है। उन वेबिनार्स की भी फिर आती थी मुझे धड़ 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 व्हाट्सएप पे मुझे सर उसकी अपलोड कर दें। फिर हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी, वेबिनार्स की भी हम अपलोडिंग डाल देते हैं। मतलब हम इतने सुस्त और इतने लेज़ी हो गए हैं कि हम ये कहते हैं कि संडे को उठ के भी कौन देखे, तो उस वेबिनार की भी रिकॉर्डिंग हो, उस वेबिनार की भी रिकॉर्डिंग देखेंगे हम कि क्या क्वेश्चन पूछे गए। मतलब मुझे अपने क्वेश्चंस की फिक्र नहीं है कि मुझे समझ में आया नहीं समझ में आया, मैं देखता हूँ औरों ने क्या पूछा होगा वो देख लेता हूँ, ठीक है। तो भाई अपने हाल पे रहम करें, क्योंकि आप अपने हाल पे रहम करेंगे तो मेरे हाल पे भी रहम हो जाएगा, क्योंकि मेरी और आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपका रिजल्ट, ठीक है ना। आप किसी अच्छी मकाम पे पहुँचेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो यही सबसे बड़ा एसेट है हमारे लिए, और क्या है। मैंने तो जो क्वालिफाई होना था मैं बन गया,
मैं इंस्टीट्यूट को सर्व करके 12 साल प्रेसिडेंट बन गया, तो मैंने तो अपनी अकम्पलिशमेंट्स कर लिया, मुझे जाके दोबारा पेपर में नहीं बैठना। मेरी अकम्पलिशमेंट क्या है, मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि आप लोग क्वालिफाई करें, आप किसी अच्छी जगह पे पहुँचें, ठीक है ना। तो उसके लिए आपकी अपनी सिंसेरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू यू। आज भी मुझे बताया गया कि सर 40 से 50 लोग हैं जो कि रजिस्टर हो चुके हैं, तो 40 से 50 लोग तो नहीं है मौजूद ऑनलाइन, और यहाँ वो भी इस इंतज़ार में हैं कि इनका अच्छा कुछ रिजल्ट्स के बाद आते हैं लोग, तो ये इवेंचुअली 100 लोग बन जाते हैं जनरली एक बैच में। अब 100 लोगों में ये 2 अटैम्प्ट से या 3 अटैम्प्ट से, ये ऑनलाइन जब से हुआ है ये हो रहा है कि मॉक अटैम्प्ट करते हैं। वैसे तो क्लास में क्या होता था ना कि ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन हो गया, आप आ गए और मैंने कहा भाई ये मैंने हैंड आउट दिया करें, तो पीयर प्रेशर भी है, आप कर रहे हैं, वहीं प्रैक्टिस भी हो रही है। रिकॉर्डेड लेक्चर में एक क्या है कि अब आप बैठे में बड़ा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं, अटेंशन और फोकस भी मुश्किल होता है, इधर मोबाइल भी पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप भी बज रहा है, फेसबुक भी देखना है हमने। अब आया जी वो लेट्स डू दिस प्रैक्टिस, तो अब आपने प्रैक्टिस तो की नहीं, पर देखा अच्छा देखते हैं सर ने क्या किया है, सर को आता है, गुड है ना। तो अब आपने उस ढंग से ना डिसिप्लिन तरीके से प्रैक्टिस हुई, ठीक है ना, आपने उसको क्वालिटी टाइम दिया, लेक्चर को क्वालिटी, वो लेक्चर भी कुछ लोग कहते हैं जो मैंने 1.5 टाइम्स करके देख लिया। भाई 1.5 टाइम्स करके देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो वैसे ही लेक्चर क्लास टाइम समझें कि उसका आधे का लेक्चर है, क्योंकि क्लास में जो डिस्कशन हुई, प्रैक्टिस टाइम दिया, वो तो उसमें वैसे ही नहीं है, वो तो प्योर लेक्चर है, ठीक है। तो वो वैसे ही कंसाइज है। 200 घंटे जो क्लास में स्पेंड होते हैं उसका आधा है जो लेक्चर्स हैं, वो तो देखें आधा टाइम फिर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना उसकी। तो ये डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। एक तो टाइम पे लेक्चर देखना, लेक्चर ढंग से देखना, लेक्चर करते हुए दौरान ढंग से प्रैक्टिस करना। देखिए मैं 3 बातें कह रहा हूँ आपके लिए। एक, टाइम पे लेक्चर्स देखें, जब मैं जो ओरिएंटेशन दूंगा वो अगले हफ्ते जब आप आएँ तो वो देख के आएंगे तो जो सवाल जवाब होंगे मुझसे करेंगे। तो फिर अगला टॉपिक ये ABCD की तरह लड़ी है, यानी टीचर का बेनिफिट ये है कि टीचर इस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ाता है कि एक के बाद एक टॉपिक जो कनेक्टेड है वो समझ में आया। अगर आपने NPV IRR नहीं समझा तो आगे सेंसिटिविटी तो है ही उससे लिंक्ड। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये है कि NPV डिवाइड बाय PV ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। तो NPV नहीं पता तो सेंसिटिविटी निकलेगी कैसे, ठीक है। तो ये उसके हर चीज़ ऐसे ही लिंक्ड है। ये कंप्लीट हुई तो ये शुरू हुई, ये कंप्लीट हुई तो ये शुरू हुई, ये कंप्लीट हुई तो ये शुरू हुई, है ना। तो अगर वो पीछे से आपकी सीक्वेंस ही नहीं बनी होगी तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो आपने डिसिप्लिन के साथ लेक्चर्स देने हैं, लेक्चर्स भी क्वालिटी तरीके से देखने हैं। देखें आपका बड़ा एडवांटेज है, आपका कम्यूटिंग टाइम सेव हो रहा है ना, आने जाने का। यहाँ पे फिर ये टाइम ज़ाया हो जाता था दोस्तों यारों के साथ गपशप में, वो भी बच गया। तो आपका तो अच्छा खासा टाइम सेव हो गया। अब उस टाइम, वो टाइम तो चलें छोड़ें, जो टाइम क्लास में बैठ के क्वालिटी स्पेंड करना था वो तो घर पे बैठ के क्वालिटी स्पेंड करें। लेक्चर क्वालिटी तरीके से देखें। ब्यूटी ये है कि जो चीज़ नहीं समझ में आई वो रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं आप। कितना बड़ा टूल है जो किसी ज़माने में नहीं होता था ना। आप रात को 11 बजे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक वर्क करता है, आपके 14 तबक रोशन होते हैं, 11 बजे खोल लें, 12 बजे आपको आपकी सुबह होती है, आप 12 बजे देख लें भाई। तो आप अपने पेस पे अपने टाइम से देख सकते हैं, लेकिन देखें और क्वालिटी तरीके से देखें। प्लस BFD में बड़ा ज़रूरी है, जब आपसे कहा गया कि अब मैंने जैसे ये हैंड आउट दिया तो ये हैंड आउट आपको बताया जाएगा और टीचर पढ़ रहा है, फिर कहा जाएगा इसे सॉल्व करें। उसके बाद फ़ौरन फिर लेक्चर शुरू हो जाएगा जी इसका सोल्यूशन ये है। तो जैसे ही कहा गया सॉल्व करें तो वहाँ पॉज करें, आप सॉल्व करें, फिर उसके बाद वीडियो रीस्टार्ट करें और देखेंगे सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो कंपेयर कर लें आप। ये बड़ा ज़रूरी है, ये डिसिप्लिन रिकॉर्डेड लेक्चर को देखते हुए, जब भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के सही यूज़ होगा और बात आएगी। दूसरी चीज़ मैं फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसमें इस पे भी मार खा जाते हैं कि हार्ड वर्क यहाँ जो है ना वो जीत जाता है इवन इंटेलिजेंस के ऊपर। हम ये कहते हैं मुझे समझ में आ गया। समझ में आ जाना एक अलग चीज़ है भाई, योर एबिलिटी टू डू इट योरसेल्फ इज समथिंग एल्स। उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, समझ में भी आ जाना और एडिक्वेट प्रैक्टिस का भी होना। जैसे अभी मुझे 2-4 दिन पहले जब ये पेपर हुआ था तो 2 बच्चों का आया, उन्होंने कहा सर पेपर आसान था लेकिन आपकी बात हमें याद है, हम प्रैक्टिस नहीं कर सके, तो हमने सही तरीके से सही टाइम पे वो पूरा नहीं हुआ। आता था हमें सारा, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन ये हमें बाद में एहसास हुआ कि हमारी प्रैक्टिस एडिक्वेट नहीं थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं थी, तो हम पूरा नहीं कर सके, एक आध चीज़ें छूट गई, ठीक है ना।
एक आध चीज़ें बाद में आएंगी, हाँ यार ये तो बड़ा आसान था, ये तो कर सकते थे, क्योंकि एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं थी तो हाथ नहीं चलावा। अच्छा, ये हर अटैम्प्ट में ऐसे 15-20%, 30% लोग आके ये फीडबैक देते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं, एक है समझ में आ जाना, एक योर एबिलिटी टू डू इट योर सेल्फ, दैट रिक्वायर समझ में आ जाना प्लस एडिक्वेट प्रैक्टिस, क्योंकि आपने 3 घंटे के अंदर वो करना है। एग्जामिनर ने आपका वाइवा नहीं लेना, उसने आपको एक सिनेरियो दिया और उसने आपको सर्टेन टाइम में आपने उसे अटेम्प्ट करना है। तो प्लीज़ ये बातें आपने करने की हैं। बाकी हम ये वीकली वेबिनार्स करते रहेंगे, साथ में मॉक्स भी होंगे आपके। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पूरा होगा तो एक मॉक ले लेंगे, एडवांस्ड और उसके साथ जब ये एक चीज़ पूरी होती है शेयर वैल्यूएशन तो दूसरा मॉक ले लेते हैं हम। और उसके बाद जब फॉरेक्स वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो फिर एक फाइनल मॉक लेते हैं। जनरली हम 3 मॉक लेते हैं, और वो मॉक में मैंने नहीं देखा जिसने मॉक को ढंग से अटैम्प्ट किया हो और क्वालिफाई उस मॉक को किया हो, क्योंकि वो 1 नॉच अबव लेते हैं हम एग्ज़ाम से, और वो पेपर में फ़ेल हुआ हो। मैंने जनरली 90%, 95% तो मैंने हमेशा ये देखा है कि जिसने मॉक को क्वालिफाई किया वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में पास हुआ है ना। तो वो मॉक भी लोग ढंग से ही, तो आपको सर्विस मिल रही है ना, मतलब आपको एक मॉक मिल रहा है, आपकी कॉपी चेक होके पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है आपको, वो भी आप अटेम्प्ट ना करें, वो भी कहें सर हमें दे दीजिएगा पेपर और सॉल्यूशन भी दे दीजिएगा, तो वो तो मॉक का तो मतलब ही ख़त्म हो गया ना। मॉक तो ये है कि एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में आपने आके किया, अपने नर्व्स को भी टेस्ट किया, अपनी टाइम मैनेजमेंट भी चेक की, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी चेक की, और किसी टीचर से चेक करवाया। फिर अगर वही मैंने मॉक दे के सोल्यूशन दे देना है आपको, तो वो प्रैक्टिस मटीरियल और मॉक का तो फ़र्क ही ख़त्म हो गया। तो ये मॉक भी मेरी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी होगी कि आप अपने साथ सिंसियर हों और मॉक भी सिंसियरली अटैम्प्ट करें प्लीज़। तो ये कुछ बातें मैंने आपके गोशगुजार करनी थी। अब यहाँ तक आपको क्लियर है? कोई सवाल है तो मुझे बताएं, मोड ऑफ प्रिपरेशन और इसके हवाले से। तो फिर मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की ओरिएंटेशन। इफ़ एवरीथिंग इज़ क्लियर बाय यहाँ तक तो मुझे ओके लिखें जी। कभी 4 भी हो जाते हैं, कभी 6 भी होंगे, कभी ज़्यादा भी कर देंगे, लेकिन हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। किसी टॉपिक में ज़्यादा है, किसी में कम है, हम ज़्यादा कर देंगे अपलोड जल्दी। उस टाइम पीरियड में आपने हिलना नहीं है, तो आप इतना कर लें, 2.5 से 3 घंटे आप एडिक्वेट दें, तो वो टॉपिक का लेक्चर, जैसे हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ, वीक में जनरली 2 या 3 क्लासेस होती थी 3-3 घंटे, तो वो 6 या 7 घंटे जब रिकॉर्डिंग में आए हैं तो वो 3-3.5 घंटे बन गए। जब आप उसे करने बैठेंगे तो आपको 2 सिटिंग्स में करना पड़ेगा। यूँ समझें कि आप 2 दिन जैसे लेक्चर लेते हैं तो 2-2.5 घंटे, क्योंकि उसमें लेक्चर तो कम है लेकिन लेक्चर में कहा गया ये करें, तो जो आप खुद करेंगे 10-15 मिनट एक एग्जाम्पल में लग गए, 10-15 मिनट दूसरे में लग गए, तो एक क्लास तकरीबन आपकी ऐसे 2 घंटे 2.5 घंटे आप सुकून से बैठेंगे तो समझे आपने एक क्लास कंप्लीट की। फिर आपने तो आपको 2-3 क्लासेस के बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे एवरी वीक। कर सकते हैं आप, डिपेंड्स ऑन हाउ फ्रेश यू आर एंड व्हाट इज़ योर पेस। लेकिन आपके पास एक तो ये ब्यूटी ये है कि आपको अब ये यहाँ तो होता ना, सर मेरी क्लास मिस हो गई, लोग बड़े परेशान हो जाते थे, ठीक है। और सर मैंने उस दोस्त से लिया है, मतलब जो सीरियस स्टूडेंट होते थे, सर मुझे आधी बातें नहीं समझ में आनी, तो फिर मैं बाद औक़ात एक Q&A सेशन अलग कर रहा होता था ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। तो अब तो ये इशू ही नहीं है आपके लिए। अब तो ये है कि आपने सुना, नहीं समझ में आया, फिर मुझे पीछे ले गए आप, फिर आपने जो है ना रिवाइंड किया, फिर दोबारा सुन लिया, यू नो। तो जितनी बार आप क्वालिटी, एक ही बार क्वालिटी तरीके से सुन लें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपके पास ये अवेलेबल है ना कि यू कैन गो बैक एंड लिसन अगेन। सो द सूनर यू डू द बेटर इट इज़ फॉर यू, सो दैट यू हैव टाइम फॉर रिविजन, ठीक है। अब देखिए मैं ये इसलिए एम्फेसाइज, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और एम्फेसाइज कर दूं, ये मैं वो बातें जो शायद बहुत वो कहते हैं ना कि स्मॉल थिंग्स बिग इम्पैक्ट्स, ठीक है, दीज आर रियली लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड दैट रिक्वायर ओनली योर सेल्फ डिसिप्लिन। इसके आप टाइमली लेक्चर सुने। दूसरा,
क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस पे फोकस करें। मैं ये बात कहता हूँ, ये आप लिख लें सुनहरे हरूफों से, जाके अपनी दीवार पे लगा दें। एग्ज़ाम के बाद आके आप मुझे कहेंगे सर जो आप कहते थे यही अभी मुझे 3 दोस्तों ने कहा कि सर जो आपकी हमें पहले लेक्चर की बातें याद आ रही थी, हमने उस वक्त नोट नहीं की कि वो एग्जैक्टली यही अल्फाज उन्होंने कहा। सर आप कहते थे कि योर एबिलिटी टू डू मीन्स कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, हम प्रैक्टिस में मार खा गए। मैंने कहा यार चलो अल्लाह बेहतर करेंगे, अब आपने 70-80% अटैम्प्ट कर लिया कि सर टाइम मैनेजमेंट में रियली मार खा गए। और बाद में इतना अफसोस हो रहा था कि तो बड़ा आसान पेपर था, यू नो। मैं इसीलिए एक बात कहता हूँ, योर क्वालिटी ऑफ योर क्लास वर्क इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू क्वालिटी ऑफ योर एग्ज़ाम वर्क। अचानक से रातों रात आपकी हैबिट्स चेंज नहीं हो जाती। ये लिख लें जुमला, योर क्वालिटी ऑफ योर क्लास वर्क इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ योर एग्ज़ाम वर्क। जिन लोगों के पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई सैकड़ों हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, डजन से प्लस, जिनके गोल्ड मेडल्स भी आए हैं, डिस्टिंक्शंस भी लिए हैं, हज़ारों सौों की तादाद में ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हुए हैं। तो उनमें और एक रिपीटेड अटैम्प्ट में पास होने वाले स्टूडेंट में फ़र्क क्या होता है? वो यही होता है, वो मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी बातों के अलावा जो है ना, ये छोटी बातें उन बड़ी बातों से ज़्यादा अहम है। जो आप समझते हैं कि पता नहीं उसने कोई अलग तरीके से प्रिपरेशन की होगी, उसका कोई अलग दिमाग में कोई सुपर कंप्यूटर लगा होगा, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी बातें क्या हैं, वो वेरी सीरियस एंड डिसिप्लिन्ड इन डेली स्टडी। सेकंड, वो अपने आप को बेंचमार्क जैसे पास पेपर से करते रहे। तीसरा, क्वालिटी ऑफ देयर क्लास वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी एक क्वेश्चन करते हैं और आपको 40 मिनट लगते हैं, तो एग्ज़ाम में जाके उसमें ना 30 मिनट या 20 मिनट नहीं लगेंगे, एग्ज़ाम में भी 40 या 45 मिनट ही लगेंगे। और ये पता तब चलेगा ना आपको जब आप करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि मैं अभी, तो कुछ लोग प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, सिर्फ एक पेपर पकड़ा हुआ है, उस पर ऐसे कैलकुलेटर किया, एक फिगर इधर लिख दी, फिर कैलकुलेशन की, एक फिगर लिख दी, फिर फिगर मैच कर ली, हाँ हो गया, बस ठीक है। भाई ये एग्ज़ाम MCQ का थोड़ी है, तो इसकी प्रैक्टिस ऐसे करें, उसके तो सारे स्टेप्स दिखाने हैं आपने। फिर जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं और लिखना शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन के बाद पता चला जी 50 मिनट हो गए, 55 मिनट हो गए, तो ऐसे ही प्रेशर में आते हैं कि उसके बाद फिर जो हाथ चलाना शुरू करते हैं, ना खुद समझ में आता है क्या लिखा है, ना एग्जामिनर को समझ में आता है क्या लिखा है। ऐसी पता नहीं कितनी कॉपियाँ में हम जो है ना फीडबैक में आपको दे सकता हूँ उसकी बेसिस पे, कि भाई पहला क्वेश्चन आप देखें तो एक अलग ही कैसा लगता है किसी स्टूडेंट ने किया है, उसके बाद आप देखें तो ऐसा लगता है कोई केकड़ा घूम गया पेपर के ऊपर, इंक पॉट से निकल गया, ऐसी काटम पिट्टी। मतलब साफ नज़र आता है कि टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये या जो है पेपर छूट जाता है, भाई इतना अच्छा पेपर और सब कुछ किया हुआ है, भाई टाइम मैनेजमेंट आउट हो गई, 3 क्वेश्चन 3.5 क्वेश्चन के बाद पेपर ख़त्म, ठीक है। तो क्या है कि ब्राइट स्टूडेंट है, सब कुछ भी है, टाइम मैनेजमेंट पे सिर्फ मार खा गया। या बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स की इतनी मिस्टेक्स कर दी, APV की एडवांस्ड एडजस्टमेंट ठीक कर दी, और जो है वो परपेचुटी और एन्युटी का फॉर्मूला ठीक अप्लाई नहीं किया। आपको इतना अफसोस होता है कि ये स्टूडेंट जो है, मतलब इसने ये चीज़ें तो ठीक कर दी, जो बेसिक्स बड़े इजी मार्क्स इतने लूज़ कर लिए, है ना। तो ये कुछ बातें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली क्लास है, मैंने कहा आपके ज़रूर गोशगुजार करूँ, इनको आप अपने पास नोट करें और इनको कोशिश करें फॉलो करने की। अब मैं आता हूँ, ये कर लिया था कॉपी ना आपने? क्यों भाई जी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हम बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं। इतने बेसिक से ये जितने शायद आपने कैफ में भी नहीं किया होगा। तो आपको कैफ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको कैफ भी रिवाइज़ कराते हैं और आपको फाइनल सिर्फ आप ढंग से लेक्चर अटेंड करें बस, ठीक है जी। एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, यहाँ से हम एक्सचेंज रेट की डिस्कशन शुरू करते हैं। बाइंग सेलिंग क्या होता है, बाइंग सेलिंग रेट क्या होता है। तो बहुत ही बेसिक से हमने कोशिश किया टॉपिक को स्टार्ट करने की। तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी कि मैं जाके कैफ में कोई बेसिक्स तलाश करूँ। अच्छा जी, तो अब बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया से आपके लेक्चर अपलोड होंगे आज।
जिसमें हमने फंडामेंटल से बात स्टार्ट की है कि शॉर्ट वर्सेस मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या फ़र्क है। मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दूंगा कि व्हाट विल यू गेट इन द लेक्चर्स। ऑफ कोर्स द आइडिया इज़ नॉट टू रिपीट द लेक्चर्स मौजूद है। व्हाट इज़ दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इन दोज लेक्चर्स। शॉर्ट टर्म वर्सेस मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये होती है कि जी 200 मिलियन का सरप्लस आ गया, मैं 2 महीने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करूँ? बैंक ए में कर दूँ, बैंक बी में कर दूँ, बैंक सी में कर दूँ, या मुझे शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत हो गई तो क्या मैं सप्लायर से एडिशनल क्रेडिट ले लूँ या बैंक से फाइनेंस ले लूँ? नो, दीज आर वेरी इजी डिसीजंस, यू नो, एंड दीज डिसीजंस यू कैन टेक ऑन कैलकुलेटर by making some calls, doing some calculations, basic calculations, और उसके बाद आप फैसला कर लेते हैं भाई एक बैंक दे रहा है 10% का रेट, एक 65 दे रहा है 11 का, एक 12 का, आपने कहा अच्छा है जिससे नेगोशिएट बेस्ट करके कर लें। आधा 1% ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है। कंपेयर दोज with, let's say you have one factory here and you want to put up or set up another factory in Gujranwala और फैसलाबाद, और इट्स अ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 3 अरब की यहाँ फैक्ट्री है, 2 अरब की एक और फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। अगर वो फैक्ट्री फेल हो गई तो बिज़नेस ये भी बैठ जाएगा। फिर जो फैक्ट्री लगेगी उस फैक्ट्री लगने में 2-3 साल लगेंगे, उसमें कितनी फोरकास्टिंग अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। वो फैक्ट्री लगेगी, उसके बाद कमीशनिंग होगी, लैंड परचेज होगी, मशीनरी इंस्टॉल होगी, फिर वो प्रोडक्शन शुरू करेगी, 2-2.5 साल का काम हो जाएगा। फिर उससे जो प्रोडक्शन होगी उस वक्त जो सेलिंग प्राइस और डिमांड होगी और जो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होंगी उसकी बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी या फीजिबिलिटी डिटरमिन होनी है। सो राइट नाउ खड़े होके यू आर एक्चुअली फोरकास्टिंग इनटू द फ्यूचर। तो अब ये इन्वेस्टमेंट आप ऐसे तो नहीं करेंगे कैलकुलेटर पे बैठ के फैसला कि हाँ जी 2 अरब की फैक्ट्री लगा दो फैसलाबाद में। इट रिक्वायर्स व्हाट? ये फैसला तो आप कर सकते हैं। मैं जब ट्रेजरी हेड होता था, मुझे याद है जैसे ही क्वालिफाई होके, तो रिफाइनरी की ट्रेजरी में बहुत ऐसा होता है, कभी एकदम सरप्लस आ जाता है, कभी एकदम बहुत ज़्यादा डेफिसिट आ जाता है, आपका ऑयल का कार्गो आ गया, पेमेंट करनी पड़ गई, ठक पेमेंट हो गई, फिर एकदम एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आ गई। तो मेरा ख्याल है हफ्ते में ऐसे 8-10 फैसले तो मैं ऐसे ही कर लेता था कि चाहे 100 मिलियन है, अभी 4 हफ्ते के लिए यहाँ कर दें, 10 दिन के लिए यहाँ कर दें, यहाँ से बोरो कर लें। तो ये तो घंटों में हम फैसले किया करते थे, ठीक है। लेकिन अगर ये फैसला करना है कि जी रिफाइनरी को अपग्रेड करें $300 मिलियन, तो उसमें तो सालों लगे, ठीक है ना, कि भाई उसकी एक टेक्निकल फीजिबिलिटी हुई, फिर फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, फिर उसकी चैलेंज सेशंस, फिर बोर्ड का रिव्यू, यू नो, फिर बहुत सारी फोरकास्ट, ऑयल प्राइस क्या होगी अगले 25 सालों में, 30 सालों में, क्रूड की प्राइस क्या होगी, रिफाइंड प्रोडक्ट्स की क्या होगी, कहाँ से सोर्स करेंगे, सो मैनी क्वेश्चंस अराउंड हियर। तो जो इस तरह के डिसीजंस होते हैं फिर दे रिक्वायर एक्चुअली व्हाट? अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो ये आपको फंडामेंटल बेसिक्स की डिस्कशन की गई है। वी बेसिकली अप्रेज मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फिर इसके टूल्स क्या है, फिर इसकी डिस्कशन है टूल्स या टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जिसमें एक ARR है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रॉस टेक्निक, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड, एक है पेबैक टेक्निक, पेबैक पीरियड मेथड, और फिर आती हैं हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स जो कि आपने पढ़ी हुई हैं, NPV, IRR, नो। तो इसका एक ओवरव्यू दे के फिर एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स की डिस्कशन। बेसिकली यही वो टेक्निक्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड एक सप्लीमेंटल टूल है, इसका बेनिफिट है, लेकिन इसकी बेसिस पे फैसले नहीं होते। ये भी एक फुल फ्लैश मेथड नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है पे बैक पीरियड के कितने पीरियड ऑफ टाइम में प्रिंसिपल रीपे हो जाएगा। यू डोंट मेक इन्वेस्टमेंट्स जस्ट टू गेट योर प्रिंसिपल बैक, यू ऑल्सो वांट सम रिटर्न, यू नो, बट दिस टेक्निक डजंट टॉक अबाउट रिटर्न, ठीक है। तो इसकी फिर डिस्कशन है। फिर आपको NPV IRR का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया गया है, रिफ्रेश कराया गया है, यू नो, NPV टेक्निक क्या कहती है, IRR टेक्निक क्या कहती है, और ये बताया गया है आपको कि NPV और IRR के लिए यू नीड कैश फ्लोज एंड यू नीड डिस्काउंट रेट
दोनों टेक्निक के लिए आप IRR फाइंड आउट भी कर लें, फैसला कैसे होगा जब तक उसे कंपेयर ना करें रिक्वायर्ड रेट से। तो यू नीड रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट, नो। ये तो मैं बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वर्ड में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये लेक्चर में फिर इसकी पूरी तफसील है, बिल्कुल बेसिक से लेके ये आपको NPV कैलकुलेशन, IRR, ये सारा रिफ़्रेश कराया गया है। इसीलिए इन दोनों टेक्निक्स को कलेक्टिवली कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। ये बेसिक्स रिवाइज करा के फिर आपको कैश फ्लो डिटर्मिनेशन इसकी तरफ ले जाया गया है, क्योंकि बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में है ही कैश फ्लो डिटर्मिनेशन सारी। कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट्स, टैक्स के इम्पैक्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे करें, डिसीजन रेलेवेंट आइटम्स कैसे फाइंड आउट करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू आइडेंटिफाई डिसीजन रेलेवेंट आइटम, और इररेलेवेंट आइटम्स कैसे आइडेंटिफाई करके उसको ख़त्म करें। तो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के फिर पूरे फंडामेंटल्स बताए गए। ये पूरा हिस्सा कैश फ्लो डिटर्मिनेशन का ये बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन है, ये है एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अगर देखा जाए तो NPV और IRR टेक्निक्स में आपको दो ही चीज़ें चाहिए, कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट। NPV में सारे कैश फ्लोज बना के उनकी डिस्काउंटिंग करते हैं, IRR में कैश फ्लोज की बेसिस पे IRR फाइंड आउट करते हैं वर्सेस उसे रिक्वायर्ड रेट या डिस्काउंट रेट से कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। तो NPV और IRR को इसीलिए कलेक्टिवली कहा जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। तो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के फिर बेसिक्स, जो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, ये हम एडवांस में पढ़ेंगे इसकी डिटेल्स। कैश फ्लो में फिर बेसिक्स की डिस्कशन की गई है कि कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। बेटा ये कॉपी करें। फिर कैश फ्लो डिटर्मिनेशन की डिटेल्स में हम गए हैं, जिसके 4-5 लेक्चर्स हैं। फिर एक एक करके उसे एक्सप्लेन किया गया है, फिर एक एक के इर्द गिर्द क्वेश्चंस करवाए गए हैं आपको। इसके डूज हैं और डोंट्स हैं। कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कैश फ्लोज बनाते हैं हम। Every investment appraisal question is a decision making question that requires you to identify project specific जो है decision relevant cash flows। decision relevant, ये बंद हो गया। जी, सो वी नीड, हम बात कर रहे थे, म्यूट कर दिया आपने मुझे। तो हम बात कर रहे थे कि वी नीड डिसीजन रेलेवेंट कैश फ्लोज। एवरी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्वेश्चन इज अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स एट द एंड अ डिसीजन। शुड वी प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, इज इट फाइनेंशियली वायबल और नॉट, येस या नो। तो उसके लिए हम डिसीजन रेलेवेंट कैश फ्लोज बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट के लिए डिसीजन रेलेवेंट। तो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के प्रोजेक्ट, वैसे तो कैश फ्लोज आपने बहुत बनाई होंगी, कंपनीज की टाई करने की कोशिश भी की होगी। यहाँ हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज बना रहे हैं, प्रोजेक्ट से जो रेलेवेंट है। तो इसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, जिसकी फिर पूरी तफसील आपको बताई गई है और एक एक की पूरी प्रैक्टिस कराई गई है बड़ी तरीके से, कि हम रेलेवेंट कैश फ्लोज पिक करेंगे, डिसीजन रेलेवेंट, जिसमें आप कहें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ गई। इररेलेवेंट कैश फ्लोज हरगिज़ नहीं आएंगे। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा बनेंगे, ये कैश फ्लो प्रोजेक्ट की कैश फ्लो का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये डोंट्स हैं, ये इंक्लूजन्स कह लें, ये से इंक्लूड करेंगे, और ये एक्सक्लूड वाली चीज़ें हैं।
हम टैक्स इफ़ेक्ट्स अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर करना सीखते हैं। टैक्स इफ़ेक्ट्स इंक्लूड करेंगे अप्रोप्रिएटली, हम इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट्स अप्रोप्रिएटली इंक्लूड करते हैं, और फिर हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अप्रोप्रिएटली इंक्लूड करना सीखते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसीजन रेलेवेंट कैश फ्लोज पे टैक्स। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, सारी रिफ़्रेश कराई गई हैं, और फिर नेक्स्ट लेवल जो फाइनल लेवल है वहाँ तक पहुँचाया गया है। फिर उसके क्वेश्चंस कराए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर पास पेपर क्वेश्चंस। हम कोई इररेलेवेंट कैश फ्लोज नहीं लेंगे, हम कोई नॉन कैश आइटम्स नहीं लेंगे, क्योंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सेट्रा ये चीज़ें नहीं आती। फिर हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज भी नहीं लेते, अल्दो कैश फ्लोज होते हैं लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, अनलेस इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग, ये तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो रही है। फाइनेंसिंग डिसीजन में तो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज रेलेवेंट होते हैं, जैसे लीज और बोरो। क्यों हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं इनकॉर्पोरेट करते, ये सारी बात भी बताई गई है आपको, ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो ये डूज एंड डोंट्स का फिर एरिया शुरू हो जाता है। बेसिकली यूँ कहें कैश फ्लो डिटर्मिनेशन पूरी रिवाइज कराई गई है। एक एक एरिया को सेपरेटली टैक्स इफेक्ट्स है, तो टैक्स कैसे इनकॉर्पोरेट होंगे, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन, टैक्स की कैलकुलेशन, इन्फ्लेशन है तो फिर रियल कैश फ्लोज, नॉमिनल कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैसे इनकी वर्किंग्स होती हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे अकाउंट फॉर होती हैं, ये सारी बातें की गई हैं। ये मिल के कोई 4-5 बल्कि 5 से 6 लेक्चर्स बनते हैं क्लास। तो ये सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, 5-6 क्लासेस का ये पूरा काम है। ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ कराई गई हैं, इसके क्वेश्चंस कराए गए हैं, प्रैक्टिस कराई गई है, और पास पेपर क्वेश्चंस का फ्लेवर भी दिया गया है। इज़ दैट ओके? यहाँ तक के लेक्चर्स अपलोड होंगे, ये आप देख के आएंगे। मैं इसी से यहीं से स्टार्ट करूँगा। कुछ आपके कोई क्यूरीज़ होंगी तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे वो सारी क्यूरीज़, और उसके बाद फिर यहाँ से हमने आगे क्या करना है, नेक्स्ट संडे को फिर हम उसे डिस्कस करेंगे। तो इज़ दिस क्लियर? इज़ एवरीबडी विथ मी नाउ? कोई आपका सवाल, कोई क्वेश्चन, प्लीज़ फील फ्री। तो अब हम निमरा से कह देंगे कि वो आज आपको एक्सेस दे देंगी और ये लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। आप स्टार्ट करना शुरू करें। जो आउट ऑफ सिटी स्टूडेंट्स हैं अपनी एड्रेसेस निमरा को लिखवा दें, वो ये सारी किताबें एक साथ ही आपको या 2 हिस्सों में भेज देंगी, पहले वॉल्यूम 1 और 2 और फिर 3 और 4, या एक साथ ही भेज देंगी, वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर हर। आपने अभी स्टार्ट करना है वॉल्यूम 1 से, विच इज़ बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और फिर हम मिल के इंशाल्लाह इस कोर्स को कोशिश करेंगे कि जैसे रमज़ान ख़त्म हो तो हमारा ये कोर्स भी ख़त्म हो जाए अप्रैल एंड तक, ताकि मई में आप अपनी रिवीजन करते रहें, और मई में ही हम फाइनल मॉक लेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ मई। इज़ दैट ओके? Are we all geared up now for preparing BFD? Yes, Abid? Good. जी बताएं प्लीज़। लेक्चर 2 बताइए। ठीक है। हमने निकालने होते हैं, बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी होती है, तो उसमें एक हमारे पास जो लेबर कॉस्ट आती है ₹8 लेकिन मैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, आपने वो लेक्चर देख लिया? लेक्चर देखा, ठीक है। बेसिकली मुझे समझ नहीं आया, आप क्वेश्चन देखिए, मेरे पास क्वेश्चन है। आगे देखने के इसमें एक चीज़ है कि आप लिखते हैं उसमें लेबर कॉस्ट में भी मौजूद है पीछे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि आ रहा कि वो निकली कैसे, कि हमने आप क्वेश्चन 3 है लेबर का, इसमें हमने ये ऊपर वाला, यस, इसमें आपने हम माइनस करते हैं 8 को 7 प्लस 8 तो करते हैं, तो 8 समझ में आता है। ये हैंडआउट व्हाट्सएप करें सबको, मैं ये सबको करा देता हूँ। रेलेवेंट कॉस्ट की डिटर्मिनेशन, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हाउ डू यू डिटर्मिन रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। जो आप लोग देखेंगे इन्होंने पहले से देखा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट।
तो वो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे किया गया है जी। नहीं बैक साइड नहीं, बस फ्रंट साइड कर दें। और ये कर दिया था आपने कॉपी, इसको भी करें, ये डालें, ठीक है। तो मैं इनका क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ये बेसिकली आपका सेकंड लेक्चर में ही जब रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट की डिस्कशन की गई है उसमें इसकी डिस्कशन है, और इन्होंने चूँकि डिस्कस कर लिया आज, तो मैं रेलेवेंट मटेरियल की कॉस्ट कैसे डिटरमिन होती है, लेबर की, ये सब एक्सप्लेन किया गया है। इनका क्वेश्चन लेबर के मुतालिक है तो मैं वो रीड कर रहा हूँ। अ कंपनी इज़ लुकिंग एट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द लेबर रिक्वायर्ड इज स्किल्ड लेबर 400 आवर्स। अच्छा देखें, पहले तो मैं फंडामेंटल आपको ये बताऊं कि रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है, डिसीजन के दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा या मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, या इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी। जो कॉस्ट डिसीजन के दोनों पलड़ों पे आ जाए, दोनों में कॉमन हो, वो इररेलेवेंट है फॉर डिसीजन। और जो आइटम डिसीजन की एक साइड पे मौजूद हो और दूसरी साइड पे ना हो मौजूद, या यहाँ मौजूद हो और यहाँ ना हो, यहाँ मौजूद हो और यहाँ ना हो, वो रेलेवेंट है। ये है लिटमस टेस्ट। कहीं भी आप फंस जाएं, जैसे हम अकाउंटिंग में फंस जाते हैं ना, तो हमारे पास एक अल्टीमेट टूल है टी अकाउंट बना के देखते हैं कि एंट्रियाँ क्या होंगी। तो रेलेवेंट और इररेलेवेंट को आइडेंटिफाई करने का लिटमस टेस्ट ये है कि हर वो आइटम जो डिसीजन के दोनों पलड़ों पे, दोनों साइड्स पे, दोनों अल्टरनेटिव्स ऑफ द डिसीजन पे मौजूद हो, वो आइटम इररेलेवेंट है, ठीक है जी। और जो आइटम एक साइड पे मौजूद हो, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो वो कॉस्ट इनकर हो, और ना इन्वेस्टमेंट करूं तो ना इनकर हो, तो वो रेलेवेंट हो जाएगी। एक कॉस्ट ऐसी है कि जैसे हो चुकी, जैसे एक फिजिबिलिटी स्टडी कर ली मैंने, अब मैं इन्वेस्टमेंट करूं या मैं इन्वेस्टमेंट ना करूं, वो कॉस्ट इनकर करनी है, तो वो क्या हो गई, वो इररेलेवेंट हो गई, बट इज कॉमन ऑन बोथ डिसीजन अल्टरनेटिव्स। इस कॉन्सेप्ट के साथ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इनका क्वेश्चन ये मैं रीड कर रहा हूँ। अ कंपनी इज लुकिंग एट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द लेबर रिक्वायर्ड इज अनस्किल्ड लेबर 400 घंटे एट द रेट ऑफ 18 पाउंड पर आवर, अनस्किल्ड लेबर 600 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 पाउंड पर आवर्स। There is currently a shortage of skilled labor in the company, and if the contract is accepted, it will remove skilled staff from some other work from which they generate a net contribution of 7 per hour. अब ये एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो स्किल्ड लेबर है वो कोई अदर वर्क कर रहा है, इज इंगेज। जब आप ये करेंगे तो यहाँ से पुल करके इसे यहाँ कराएंगे, तो ये काम नहीं कर सकेंगे आप। मैं रिपीट कर रहा हूँ जुमला, देयर इज करेंटली शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। ये आपको व्हाट्सएप भी किया गया है, मैं ये रीड भी कर रहा हूँ। देयर इज करेंटली शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर इन द कंपनी, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, इट विल रिमूव स्किल्ड स्टाफ फ्रॉम अदर वर्क फ्रॉम विच दे जनरेट अ नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ 7 पर आवर। अब कोई सेल्स होंगी इसकी, कोई मटीरियल कॉस्ट होगी, कोई लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट होगी, अदर वेरिएबल कॉस्ट होगी, और अल्टीमेटरी कंट्रीब्यूशन होगा पर आवर, ठीक है, पाउंड पर आवर लेट से। तो लेट सपोज करें ये, तो ये हमें बताया गया ये 7 पाउंड्स पर आवर है, ठीक है। अब मैं कोई भी इमेजिनरी फिगर्स यहाँ डाल देता हूँ। लेट सपोज करें आप मुझे बता दें, मैं इसको 30 कर दिया। ये हमें लेबर तो पता है कितने घंटे है पर आवर, मैं 50 कर देता हूँ। इस 18 पाउंड पर आवर की तो लेबर कॉस्ट हो गई। लेट सपोज करें मैं कर देता हूँ, ये बन गई आपकी 20। अब अदर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी अगर CM 7 बनना है? 50, 20, 18 और जी 5, 50 माइनस 20 माइनस 18 माइनस 5 तो 7 बनेगा, ठीक है जी। सब चेक कर लेंगे जी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये लेबर यहाँ पुल होगा, ये पुल होके यहाँ आएगा, तो यहाँ भी कोई सेल्स होंगी, ठीक है जी। यहाँ कोई मटेरियल कॉस्ट होगी फिर, और यहाँ फिर कोई लेबर कॉस्ट होगी, ये भी पाउंड पर आवर कर देता हूँ। तो ये 18 तो यहाँ होगी कॉस्ट, है ना। तब जब लेबर यहाँ से, अगर मैं लेबर को यहाँ से पुल करता हूँ और यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, तो लेबर कॉस्ट तो कांस्टेंट हो गई ना, ये तो मैं अभी भी पे कर रहा हूँ, अभी भी पे कर रहा हूँ।
अगर मैं यहां से पुल करता हूं तो क्या होगा, आई विल नॉट अर्न दिस सेल, ये मेरी लॉस हो जाएगी। मटेरियल कॉस्ट में इनकर नहीं करूंगा, ये सेविंग हो जाएगी। ये लेबर कॉस्ट तो मैं अभी भी पे कर रहा हूँ, यहाँ भी पे कर रहा हूँ, कांस्टेंट है। ये अदर वेरिएबल कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो मुझे एक्चुअली कितने का, -25। ये स्किल्ड आवर 18 पर आवर है या 8 है? 18 है, ठीक है जी, 18 पर आवर। तो अब 25, या तो ये 8 होगा या गलती से 18 आ गया, तो इसलिए शायद आपको मिसिंग हो रही होगी। अब ये 25 है, जैसे मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो 25 इज योर रेलिवेंट कॉस्ट, 25 इज योर रेलिवेंट कॉस्ट, जिसको आप पढ़ते यूं थे बचपन में, आप कहते थे अच्छा लेबर कॉस्ट है 18 प्लस 7 लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो ये बन गया 25। ठीक है, ये 25 कैसे बना बेसिकली, देखें लेबर कॉस्ट तो मेरी कॉमन है, बेसिकली मैं ये सेव करूंगा, मेरी ये लॉस होगी, ये मटेरियल कॉस्ट सेव करूंगा, ये कॉस्ट सेव करूंगा, ऑटोमेटिकली इन बाकी आइटम्स का जो सम होगा वो मैथमेटिकली इन दोनों के सम के बराबर बन जाएगा। तो मैं जब बचपन में कहता था कैफ लेवल पे कि मेरी रेलिवेंट कॉस्ट यहाँ क्या है, तो मैं कहता था मेरी लेबर कॉस्ट 18 रुपये, 18 पाउंड प्लस 7 तो 25। ठीक है, दैट्स हाउ वी डिटरमिन। ये 25 बेसिकली 18 रेलिवेंट नहीं है, 18 तो दोनों जगह कॉमन हो गई। व्हाट इज रेलिवेंट है कि मैं सेल्स लूज करूंगा, मैं मटेरियल कॉस्ट सेव करूंगा, मैं अदर कॉस्ट सेव करूंगा, तो मैं एक्चुअली जो लूज करूंगा वो 25 होगा, जो कि ऑटोमेटिकली दिस प्लस दिस के सम के बराबर बनेगा हमेशा। इज दैट ओके? डज दिस मेक सेंस? यू नो, तो जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो हम यहाँ कहते हैं कि देखें लेबर कॉस्ट तो कॉमन हो गई ना, चाहे मैं अब ये प्रोजेक्ट करूँ या दूसरा वर्क करूँ, लेबर को मैं 18 पे कर रहा हूँ, तो ये रेलिवेंट हो गई। What is relevant is the lost sale, is the saved material cost and saved other variable cost, जो कि automatically this lost contribution margin plus इसके बराबर हो जाएगा। Is that okay? अब यहाँ शायद ये हुआ होगा कि 18 और 8 का confusion है, तो शायद इसमें टाइपिंग ना हुआ। हाँ, तो फिर वो 18 का टाइपो होगा, 18 और 8 का ये होगा इसमें, वो ठीक करा देंगे। Is that okay now? जी। Any other question anybody has? देखें ऑब्जेक्टिव ही इन वेबिनार्स का ये होगा आगे जाके कि आपके क्वेश्चंस हो और हम उनको आंसर करें। ठीक है जी, तो तभी मज़ा आएगा और मुझे भी कंफर्ट होगी कि इसका मतलब है आप लेक्चर्स देख के आ रहे हैं। सो विद दिस वी कंक्लूड नाउ एंड वील मीट इंशाल्लाह ऑन नेक्स्ट संडे एट 11:30। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।